वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आप सभी को पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से 25 दिन पहले के सीन से। हमारा एमसी अचानक अपनी आंखें खोलता है और कहता है, क्या मैं सच में कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पर आ गया हूँ? अगले ही पल वो पूरी क्लास के सामने ज़ोर से खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या मैं कॉलेज लाइफ में फिर से रीइंकारनेट हो चुका हूँ? इसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया में जब से रिफ्ट्स और डंजन्स खुलने शुरू हुए हैं, तब से मॉन्स्टर्स धरती पर आने लगे हैं और इसी वजह से यहाँ इंसानियत भयानक खतरे में है। ये रिफ्ट्स और डंजन्स एक दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है, जहाँ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और वही मॉन्स्टर्स इन रिफ्ट्स के जरिए इस इंसानी दुनिया में घुस आते हैं। अगर एक भी मॉन्स्टर इस दुनिया में कदम रख दे तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस खतरे से निपटने के लिए इस दुनिया के इंसानों ने एक खास तरह का सीरम बनाया है। इस सीरम की मदद से इंसान 20 की पावर यूज कर सकते हैं। अगर कोई इंसान 20 के जीन्स अपने शरीर में इंजेक्ट करता है तो वह एक नई तरह की पावर अनलॉक करता है और वह एक वॉरियर बन जाता है। जो लोग वॉरियर बन जाते हैं उन्हें नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा हायर स्टेटस और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। इस दुनिया में अब ताकत ही सब कुछ है। इसके बाद हमें एक सिस्टम स्क्रीन दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है बॉडी होस्ट आइडेंटिफाइड। फिर सीन हमारे एमसी पर आता है। वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैं अभी भी हाई स्कूल में हूँ? इतना सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी एक लड़की बोलती है, देखो देखो, ये कचरा फिर से कोई बुरा सपना देख रहा है। उसके बगल में खड़ा एक लड़का हंसते हुए कहता है, तुम लूजर ही रहोगे, तुम अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। फिर एक और लड़की बोलती है, तुम स्कूल छोड़ क्यों नहीं देते? किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर ही बन जाओ। एमसी मन ही मन सोचता है, सच में हर कहानी में एक पुली जरूर होता है। लगता है इस बॉडी के असली ओनर की इस क्लास में कोई रेप्यूटेशन नहीं थी। जब यह सेकंड ईयर में था तब इसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद इसका पढ़ाई से पूरा फोकस हट गया। उससे पहले इसके एवरेज मार्क्स आ ही जाते थे, लेकिन उसके बाद इसके ग्रेड्स लगातार गिरते चले गए। तभी वही लड़की फिर कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़ना चाहते हो क्या? एमसी मन ही मन कहता है, क्या मैं उसे देख रहा था? मैं तो बस सोच रहा था, अगर यह लड़का थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। जब वो सोच ही रहा था कि अब क्या करना है, तभी टीचर कॉन्फिडेंट अंदाज में पोडियम पर आया और बोला, ऑल राइट एवरीवन, रेडी हो? हम जीन मॉडिफिकेशन इंजेक्शन शुरू करने वाले हैं। याद रखो, पिछले 3 सालों की मेहनत, स्ट्रेंथ बिल्ड करना और मार्शल एनर्जी कल्टीवेट करना, सब इसी मोमेंट के लिए था। फिर टीचर ने एक टेढ़ी नज़र डालते हुए कहा, और जो लोग अब तक सीरियस नहीं थे, यही ने मन ही मन सोचा, ये क्या मजाक है? मैंने तो मेहनत की है, फिर मुझे गिल्टी क्यों फील करना चाहिए? लेकिन अब जब मैंने ओरिजिनल ओनर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं तो उसकी गड़बड़ भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। इसके बाद टीचर ने पूरी क्लास को जीन इंजेक्शन हॉल की तरफ ले जाया, जहां एक टेबल पर कई मेटल बॉक्सेस रखे हुए थे। इन बॉक्सेस में जीन अवेकनिंग सीरम्स थे, जिनमें सारे मॉन्स्टर्स की रॉ जेनेटिक डेटा मौजूद थी। इंजेक्शन के बाद इनमें से कोई एक मॉन्स्टर जीन एक्टिवेट हो जाएगा। आमतौर पर जितना स्ट्रॉन्ग फिजिक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर जीन अवेकन होगा। फिर टीचर ने सॉफ्टली रिमाइंड किया, नर्वस मत होना, इंजेक्शन के बाद काम रहना और पावर को एक्सेप्ट करना। जब मैं तुम्हारा नाम बुलाऊं तो आकर अपना सीरम ले लेना। जिनंग फे मियो यूना। एक एक करके क्लास के स्टूडेंट्स ने इंजेक्शन्स लेने शुरू किए। इंजेक्शन के बाद उनकी स्किन से भाप निकलने लगी और इंटेंस पेन के कारण सभी चीख उठे। वो थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद की और नीडल अपने शरीर में चुभो दी। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जैसा कि उसने सोचा था वैसा कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ। टीचर ने जब ये नोटिस किया तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड होकर बोला, यही लगता है तुम्हारे अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। यही ने कंधे उचका के हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, टीचर, क्या मुझे कोई फेक सीरम मिल गया है या क्या? उसी वक्त वोंग टोंग टोंग, जो पहले से अवेकन हो चुकी थी, स्मग एक्सप्रेशन के साथ पास आई और हंसते हुए बोली, देखो जरा, लगता है इसके अंदर तो अवेकनिंग हुई ही नहीं। एक ऐसा वॉरियर जो अवेकन ही ना हो, वो तो बिना पंखों वाला परिंदा है। अब तुम्हारा गेम खत्म हो गया समझो। वैसे तुम्हारे लिए सही भी है ना वॉरियर बनने की झंझट। सीधा घर जाओ और मौत का इंतजार करो। वोंग टोंग टोंग अक्सर कमज़ोर लोगों को बुली करती थी और यही की थोड़ी टिमिड नेचर देखकर वो उसे टाइम टाइम पर परेशान करती रहती थी। यही जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे अचानक अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। उसी वक्त एक सिस्टम इंटरफेस उसके माइंड में पॉप हुआ। इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट अक्वायर्ड होस्ट। यही ओवरोनल फिजिक्स ई मार्शल आर्ट्स 9 सेट ऑफ स्टूडेंट बेसिक चाई टेक्निक, माउंटेन फिस्ट, आयरन बॉडी टेक्निक, मॉन्स्टर टेम्पलेट्स
एक्सट्रैक्टेड। फिर अचानक यही ने तेजी से चिल्लाया, हट जा रास्ते से वोंग टोंग टोंग। लेकिन वो घमंडी अंदाज में बोली, क्यों? मान लो तुम अवेकन नहीं कर पाए, अब एक्टिंग मत करो, मैं क्यों हटूं? यही ने अंदर के चेंजेस को सहते हुए दांत भींचकर धीरे से कहा, अगर अभी नहीं हटी तो बहुत देर हो जाएगी। अगले ही पल यही अवेकन हुआ, एम्परर डीमन डिमोला ब्लड लाइन एबिलिटी के साथ। वोंग टोंग टोंग जो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, एक पावरफुल शॉक वेव से जमीन पर दूर जाकर गिरी। बाकी स्टूडेंट्स भी उस शॉक वेव से दूर जा गिरे। कुछ तो इतने ज़्यादा प्रेशर से उल्टी तक करने लगे, लेकिन 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अनअफेक्टेड थे और उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है? तभी सिस्टम इंटरफेस में नया प्रॉम्प्ट आया, जागृत ए क्लास टेम्पलेट, एम्पायर डेमन्स डिमोला ब्लड लाइन एबिलिटीज, एज ब्रेथ, थर्मोन्यूक्लियर पल्स न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एवोल्यूशन फॉर्म टेम्पलेट कंपैटिबिलिटी, फुली अनलॉक्ड कंपैटिबिलिटी, सिर्फ 3%। जैसे ही ये सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, उसकी धड़कन पीक पर पहुंच गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली रोशनी चमकी। उसने डिसबिलीफ में अपनी ग्लोइंग ब्लू फिंगर्स की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, क्या ये वही गोल्डन फिंगर है जो सिस्टम ने मुझे दिया है? उसके आसपास के स्टूडेंट्स भी पूरी तरह शॉक थे और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। क्या वो सच में यही था? क्या उसने सबको बस अपने एनर्जी फील्ड से उड़ा दिया? एक पल में वोंग टोंग टोंग तक बेहोश हो गई, जबकि उसने तो सेकंड ईयर मॉन्स्टर फ्लेम लिजर्ड अवेकन किया था। आखिर यही ने क्या अवेकन किया है? यही थोड़ा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। बोला, लगता है मेरी अवेकनिंग ने थोड़ा बवाल मचा दिया। मैंने तो सबको हटने को कहा था, पर किसी ने सुना ही नहीं। तभी स्कूल का ब्रॉडकास्ट गूंजा। सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने अवेकनिंग कर ली है, तुरंत टेस्टिंग हॉल में जाए जीन अवेकनिंग और मार्शल आर्ट्स लेवल असेसमेंट के लिए। रिपीट, टेस्टिंग हॉल के अंदर 10 हाईटेक सिलिंड्रिकल मशीन्स रखी थीं। हर स्टूडेंट जैसे ही उनमें जाता, पोडियम पर लगी बड़ी स्क्रीन पर उसका नाम, क्लास, मार्शल आर्ट्स लेवल और अवेकन्ड मॉन्स्टर जीन दिखाई देता। ली यून हमारे ही क्लास से, उसने अवेकन किया है तीसरे टीयर मॉन्स्टर स्पीड ब्लेड इंसेक्ट। वो पहले तो बस एक एवरेज स्टूडेंट था, अब देखो क्लास का नंबर 1 बन गया। छू जाव तो पक्का पूरे ग्रेड का टॉप है। वो ना सिर्फ लेवल 9 मार्शल डिसाइपल है, बल्कि उसने अवेकन किया है आइस ड्रैगन, जो थर्ड टीयर की टॉप ब्लड लाइन्स में से एक है। लगता है इस बार अनचेंग सिटी का चैंपियन वही होगा। मिस लू ने क्या अवेकन किया देखा? ओ भाई, एक रेयर 4th ईयर ब्लड लाइन गोस्टली फिनिक्स। प्रोविंशियल चैंपियन तो अब फिक्स है। अगर कभी 4th टीयर मॉन्स्टर की रियल फॉर्म आ गई तो पूरी सिटी तबाह कर देगा। वॉरियर्स उसके सामने चींटी जैसे होंगे, सिर्फ मास्टर्स ही टिक पाएंगे। उनकी बातें सुनकर यही थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। ये लोग तो टीयर 3 और टीयर 4 की बात कर रहे हैं, फिर मेरी अवेकनिंग ए क्लास कैसे है? अब उसका टर्न आया ब्लड लाइन असेसमेंट के लिए। रूम में एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। उसने जैसी शॉक वेव अभी दिखाई है, लगता है फ्यूचर में ये बड़ा नाम बनने वाला है। अगर सही मौके पकड़े तो किसी पावरफुल इंसान से जुड़ जाएगा। जैसे ही वो टेस्टिंग मशीन की तरफ बढ़ा, भीड़ ने ऐसे रास्ता दे दिया जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी और उसकी ओवरवेलमिंग पोटेंशियल ने सबका रिस्पेक्ट ले लिया था। स्टूडेंट्स धीरे धीरे एक्साइटेड होकर बोलने लगे, यही की बारी है। जैसी एनर्जी अभी दिखाई उसने, उसका लेवल बहुत हाई होगा। क्या ब्लड लाइन है जो इतनी तगड़ी प्रेशर रिलीज कर सकती है? फिर उसकी जानकारी स्क्रीन पर आई, लेकिन सब लोग चौंक गए क्योंकि वहां सिर्फ बेसिक डिटेल्स थीं, बाकी सब क्वेश्चन मार्क्स। क्लास 7 मार्शल डिसाइपल लेवल, 3 बीस्ट ब्लड लाइन। अननोन पूरा क्लास हंसी में फूट पड़ा। उनमें से एक बोला, मार्शल डिसाइपल लेवल 3, मेरे छोटे भाई का लेवल इससे ज्यादा है। अननोन ब्लड लाइन मतलब शायद इसका कोई ब्लड लाइन है ही नहीं। लेकिन यही ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। एम्परर डीमन डिमोला की ब्लड लाइन डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन सिस्टम ने जो दिखाया वो था इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्टिव। उसका टेम्पलेट लेवल बाकी स्टूडेंट से अलग था, लेकिन इसका मतलब ये था कि अगर वो कुछ कंडीशंस पूरी करता है तो वो अनगिनत मॉन्स्टर टेम्पलेट से पावर ड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब क्या मैं फ्यूचर में मॉन्स्टर्स का राजा बन सकता हूँ? उसके बाद वो टीचर के पास गया लीव लेने के लिए। टीचर ने थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम लीव लेना चाहते हो ताकि घर जाकर पढ़ाई कर सको और एग्जाम्स के बाद वापस आओ। क्या सच में लगता है तुम घर जाकर पढ़ाई करोगे? यही ने ईमानदारी से जवाब दिया, टीचर, मैं सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं बाकी सबसे पीछे रह गया हूँ और मुझे स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर मैंने अब मेहनत नहीं की तो मैं किसी से कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। टीचर ने कहा, सीरियसली यही? तुम जानते हो वॉरियर बनने का एक ही रास्ता है, यूनिवर्सिटी जाना। मुझे पता है तुमने ब्लड लाइन अवेकन कर ली है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन बहुत वीक है।
एंट्रेंस एग्जाम में पास कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए ईयर रिपीट करो और अगले साल ट्राई करो, जल्दी मत करो। यही ने उत्साहित होकर जवाब दिया। टीचर, इम्प्रूवमेंट सिर्फ तेजी से ही पॉसिबल है। शायद आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब जब मेरी ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी है, हार्ड ट्रेनिंग से मैं ज़रूर कामयाब हो सकता हूँ। मेरी आंखों में सिंसेरिटी देखिए, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। टीचर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी आंखें सच में सिंसियर लग रही हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगले साल तुम्हें वापस आकर मेरे सुपरविजन में ईयर रिपीट करना होगा। यही ने दिल से धन्यवाद कहा और स्कूल से निकल गया, सीधा शहर के वॉरियर सेंटर की तरफ। रास्ते में सोचता गया, मैंने अपने पेरेंट्स का घर गिरवी रखकर 6 लाख का लोन लिया था और उनके एक्सीडेंट की कॉम्पेंसेशन से भी 10 लाख से ज़्यादा मिल चुके हैं। अब उसके पास एक सॉलिड स्टार्टिंग फंड है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के 2 रास्ते थे, पहला वॉरियर रैंक इंप्रूव करना, तो दूसरा एम्परर डीमन डिमोला के टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी बढ़ाना। इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट की जानकारी के हिसाब से हर टेम्पलेट सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी पॉइंट से शुरू होता है, लेकिन एम्परर डीमन डिमोला के पास 3 पॉइंट्स थे, तो बाकी 2 पॉइंट्स कहाँ से आए? जवाब एक ही था, जीन स्वेकिंग सीरम की पावर ऑब्जॉर्ब करने से एम्पायर डेमन डिमोला टेम्पलेट को 2 एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी पॉइंट्स मिले। इसका मतलब ये था कि इस दुनिया में जीन साइंटिफिक सीरम्स से टेम्पलेट एबिलिटीज़ को इन्हांस किया जा सकता है, और लॉन्ग वॉरियर ट्रेनिंग की तुलना में ये शॉर्टकट उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव था। तो अब उसे जल्दी से सीरम खरीदना था ताकि जेनेटिक पावर बूस्ट की जा सके। स्टूडेंट आईडी स्वाइप करते ही वो वॉरियर सेंटर के अंदर गया। एम्परर डीमन डिमोला टेम्पलेट लोड होने के बाद उसमें एक स्पेशल परसेप्शन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी, लाइफ मैग्नेटिज्म, जिसे वो वॉरियर्स की ब्लड लाइंस में चलती हुई वाइटल एनर्जी और अंदर से आती बीस्ट की दहाड़ को साफ महसूस कर सकता था, जैसे उनके अंदर कोई फर्नेस हो। ये इंटेंस लाइफ सिग्नल देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन ये डर नहीं था, ये कॉन्कर करने की चाह थी। आखिरकार एम्परर डीमन डिमोला अपने वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर्स का राजा था। दुर्भाग्य से फिलहाल यही अभी भी एक रुकी था और सिर्फ कॉम्बैट ब्लड लाइन को दबा पाने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही वो अपनी ताकत को फुली अनलॉक कर लेगा, वो इस दुनिया को दिखा देगा कि मॉन्स्टर किंग होना असल में क्या होता है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। छोटे भाई, दूसरों के अंदर झांकना अच्छी बात नहीं है। लगता है तुमने अभी अभी अपनी बीस्ट जीन अवेकन की है ना? शुरू में पावर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुम वॉरियर सेंटर में किस लिए आए हो? एक प्यारी सी बड़ी बहन ने मुस्कुराकर पूछा। यही ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ब्यूटीफुल सिस्टर, माफ़ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जीन सीरम्स लेने आया हूँ, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। क्या आप मुझे डायरेक्शन बता सकती हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, जीन सीरम्स, तुम इस स्टेज पर इन्हें यूज़ करना चाहते हो? यही को लगा शायद इसमें कोई टैबू या रिस्ट्रिक्शन हो, जबकि महिला ने आगे समझाया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीन सीरम्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनसे ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है। मतलब टाइम के साथ इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो वॉरियर्स इसे यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब उनकी ब्लड लाइन्स अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है, ताकि फुल फ़ायदा मिल सके। फिर भी यही ने पूछा, एक जीन सीरम की कॉस्ट कितनी है? महिला ने जवाब दिया, तुम्हारे लेवल पर सिर्फ बेसिक कंसोलिडेशन टाइप सीरम यूज़ कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट है करीब 4 लाख। यही चौंक गया, इतना महंगा? मेरी टोटल सेविंग्स से तो मैं मुश्किल से 5 सीरम्स ले पाऊंगा। इसलिए उसने फौरन पूछा, क्या आप किसी को जानती हैं जो मुझे डिस्काउंट दिलवा सके? महिला ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया, हुआंग हेली, लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट, और मुस्कुराते हुए बोली, ये लो, मेरा कार्ड रखो। एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर की रिकमेंडेशन से शायद तुम्हें डिस्काउंट मिल जाए। यही ने शुक्रिया अदा किया और फिर रास्ता पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो वॉरियर हॉस्पिटल पहुंचा और वहां उसने 1,45,00,000 खर्च करके 4 जीन सीरम खरीदे। बाकी बची हुई अमाउंट से उसने कुछ बेसिक इक्विपमेंट और वेपन्स लिए। वॉरियर्स भले ही ज़्यादा कमाते हों, लेकिन उनका खर्च भी भारी होता है। ये ट्रिप उसे एक मिडिल क्लास आरामदायक लाइफ से सीधे लिविंग पे चेक टू पे चेक मोड में ले आया। घर पहुंचते ही वो ज़्यादा देर नहीं रुका, उसने फ़ौरन जीन सीरम्स इंजेक्ट करने शुरू कर दिए। जैसे ही लाइट ब्लू फ्लूइड उसकी नसों में बहा और पूरे शरीर में फैला, उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर का खून उबाल मार रहा हो, जैसे कोई विशाल बीस्ट अंदर से खुशी से दहाड़ रहा हो। सारे सीरम्स इंजेक्ट करने के बाद एम्परर डीमन डिमोला टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी 3% से बढ़कर 7% हो गई। उसका फिजिक भी लेवल 8 से बढ़कर 15 तक पहुंच गया, यानी अब वो लेवल 7 का मार्शल डिसाइपल बन चुका था। तो ऐसा लगता है इम्प्रूवमेंट
हर सीरम इंजेक्शन पर उसका फिजिक 2 पॉइंट्स बढ़ा, लेकिन आखिरी वाले पर सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ा। मतलब जैसे जैसे बॉडी स्ट्रांगर होती है, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है। लेकिन ये भी कम नहीं है। कुछ मिनटों में मैंने वो अचीव कर लिया जो दूसरों को 3 साल की ट्रेनिंग में मिलता। और ये तो सिर्फ मेरी नॉर्मल फिजिकल स्टेट है। अगर मैं एम्परर डीमन डिमोला की ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट करूं तो शायद मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर बन सकूं। अगर इतनी एडवांटेज के बाद भी मैं उन जीनियस लोगों से आगे नहीं निकल पाया तो फिर ये बूस्ट बेकार है। पर फिलहाल प्लान का अगला स्टेप पूरा करने वो सीक्रेट रेल्म की ओर बढ़ने का फैसला लेता है। सीक्रेट रेल्म्स की रिफ्ट्स को एस से लेकर ई तक कुल 6 लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें लेवल सी जितना हाई होता है अंदर के मॉन्स्टर्स उतने ही खतरनाक होते हैं। एस लेवल सीक्रेट रेल्म में तो मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होते हैं कि अगर वो रियल वर्ल्ड में आ जाएं तो तबाही मच जाएगी। अब यही अनशेंग सिटी के 3rd लेवल की सीक्रेट रेल्म में एंटर कर चुका था, जहां उसे हैरानी हुई कि वहां इतनी कम भीड़ क्यों थी। शायद इसलिए क्योंकि ये एक पुराना सीक्रेट रेल्म था और इसके वैल्यूबल ट्रेजर्स पहले ही निकाल लिए गए थे। अब वहां बस कुछ लो लेवल मॉन्स्टर्स ही बचे थे जो नए वॉरियर्स के प्रैक्टिस के लिए ठीक थे। फिर एंट्री गेट पर एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे सीक्रेट रेल्म का एंट्री टिकट मिला। जल्द ही वो रिफ्ट के पास पहुंचा। 10 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी वो रिफ्ट एक नीले ग्रे रंग की लिक्विड जैसी सब्सटेंस दिख रही थी, जिसमें चमचमाते सफेद कण झिलमिला रहे थे। ये उसका पहला सीक्रेट रेल मिशन था और उसका एक्साइटमेंट जोरों पर था। अब मेरा जर्नी शुरू हो रहा है, किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बनने की दिशा में पहला कदम। यही सोचते हुए उसने एक छलांग मारी और रिफ्ट में कूद गया। जैसे ही वो सेफली लैंड हुआ, उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और एक अविश्वसनीय नजारा देखा। 3 विशाल ग्रह, कंगलन स्टार, अनविल स्टार और तैजिन स्टार आसमान में एक साथ चमक रहे थे, मानो किसी साई-फाई मूवी का सीन हो। वो हैरान होकर बोला, पढ़ा तो था टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करना अलग ही बात है। ये तो वाकई में कमाल है। लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे घास में कुछ हिलते हुए पड़ी। एक फर्स्ट ईयर मॉन्स्टर, सेबर टूथ रैबिट, जो अपने वायलेंट नेचर और उड़ने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। जैसे ही हमला करने को कूदा, उसकी स्पीड किसी गोली जैसी थी। उसका इरादा सीधा यही की गर्दन पर झपट्टा मारने का था, लेकिन एम्परर डीमन डिमोला की सेंसरी एबिलिटीज़ की वजह से यही को पहले ही उसकी मूवमेंट का एहसास हो गया। तो उसने फुर्ती से पहले डॉज किया, फिर उसी की मोमेंटम का यूज़ करके खरगोश का सिर पकड़ लिया और पॉप की आवाज़ के साथ क्रश कर दिया। मरते ही उसका शरीर छलकर राख बन गया और पीछे सिर्फ एक सफ़ेद रंग का थम साइज मॉन्स्टर कोर बचा। यही ने उसे उठाकर सोचा, वाइट, ऑर्डिनरी क्वालिटी, कीमत लगभग 1000 होगी। बुरा नहीं, कुछ मिनट में 1000 कमा लिए। जहां आम आदमी महीना भर काम करके 3-4 हज़ार कमाता है, वहीं मैंने चंद मिनट में ये कर लिया। लेकिन उसने सोचा कि ज़्यादा फर्स्ट ईयर कोर्स कलेक्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो सेकंड ईयर या उससे ऊपर के मॉन्स्टर से भिड़ पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे ही उसने ये सोचा, ज़मीन फटती है और एक सेकंड ईयर मॉन्स्टर, डीमन कॉप्स बग, अचानक बाहर निकल आता है। वो हल्का सा हंसा और मन में सोचा, नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर उसने अपना हथियार निकाला और खुद इनिशिएटिव लेने की सोची, और फिर एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में उसने उसे घायल कर दिया। उसे पहले से पता था, मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में उसने पढ़ा था कि इस मॉन्स्टर की पीठ का कवच बहुत सख्त होता है, लेकिन उसका पेट काफ़ी कमज़ोर होता है। और जैसे ही उसकी तलवार वहां लगी, बदबूदार हरा खून ज़मीन पर गिरा और करोसिव निशान छोड़ गया। कॉप्स बग ने खुद को गेंद की तरह सिकोड़ लिया और उसके तेज ब्लेड जैसे इंसेक्ट लेग्स यही पर बिजली की तरह टूट पड़े, जिससे बचने के लिए यही ने तुरंत अपना माउंटेन फिस्ट टेक्निक यूज़ किया। उसका मुक्का तोप के गोले जैसा था जो सीधे मॉन्स्टर से टकराया और उसकी स्पीड मोमेंटरीली रुक गई। लेकिन अगले ही पल कॉप्स बग ने अपनी 2 फैंग्स यही की तरफ फेंक दी। यही चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि ये क्रीचर अपने जबड़ों से अटैक्स लॉन्च कर सकता है। वो किसी तरह बचा और जल्दी से डिस्टेंस बना लिया। मेरे करंट मार्शल लेवल से ये मॉन्स्टर मैं नहीं संभाल सकता। मेरे पास ना ही कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं और ना ही उतनी डीप वाइटैलिटी। ये सब ओरिजिनल बॉडी की कमज़ोर फाउंडेशन की वजह से था। फिर इस स्थिति को समझते हुए उसने अपना चीट एक्टिवेट करने का फैसला लिया। एम्परर डीमंस रात ब्लड लाइन एक्टिवेट। अगले ही पल उसकी स्किन नीली हो गई, प्यूपिल्स नीले नीलम जैसे चमकने लगे, आर्म्स पर टफ स्केल्स आ गए और उसकी वाइटैलिटी कई गुना बढ़ गई और उसके चारों तरफ एनर्जी का भंवर बनने लगा।
उसके क्लॉज भी मॉन्स्ट्रस हो चुके थे। फिर एक ही स्विफ्ट मोशन में उसने डीमन कॉप्स बग का सिर पकड़ लिया। हथेली हाइड्रोलिक प्रेस की तरह बंद हुई और मॉन्स्टर का कवच टूट गया। फिर तुरंत उसने एक जबरदस्त स्वीप टेक्निक किया और कॉर्प्स बग को पेट से चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब जब उसकी फिजिक 21 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, सेकंड टीयर मॉन्स्टर को हराना जैसे बच्चों का खेल बन गया था। ट्रांसफॉर्मेशन डीएक्टिवेट होते ही उसकी स्किन पर वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके पोर्स से भाप निकलने लगी। फिर उसने देखा कि उसका ब्रांड न्यू शॉर्ट सोर्ड कॉर्प्स बग के वेनम से करोड़ हो चुका था, जिस पर उसने सोचा 2,50,000 खर्च किए थे इस गियर पर और ये सेकंड टीयर मॉन्स्टर भी नहीं झेल पाया। क्या घटिया क्वालिटी है। तभी उसके पेट से जोरों की आवाज़ आई, गड़गड़। उसे याद आया, अरे यार, ये तो मेरा पहला मॉन्स्टर हंट है। इतनी एनर्जी खर्च हुई और खाना कुछ लाया ही नहीं। वो परेशान ही था कि अचानक उसे खुशबू आई, बहुत स्वादिष्ट सी। उसने देखा कॉप्स बग का हरा मॉन्स्टर कोर अब भी एक ललचाने वाली खुशबू छोड़ रहा था, जिससे उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली उस कोर को निगलना चाहता था। फिर बिना ज्यादा सोचे उसने उसे निगल लिया। हार्ड क्रिस्टल जैसा कोर अंदर जाते ही लिक्विड में बदल गया और एक गर्म वेव की तरह शरीर में फैल गया, बिल्कुल जैसे जीन सीरम इंजेक्ट किया हो। हर सेल ऐसा लग रहा था जैसे खुश हो उठा हो। और सबसे बड़ी बात, एम्परर डीमन डेमोला टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी में 0.3% की बढ़त हो गई। किसी ने सही कहा था, असली पावर हमेशा इंस्टिंक्ट से आती है। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से झूम उठा। आखिरकार उसने लाखों किंगडम कॉइन्स खर्च किए थे सिर्फ एक जीन सीरम के लिए, और उससे सिर्फ 1% कंपैटिबिलिटी बढ़ी थी। पर अब एक सेकंड टीयर मॉन्स्टर कोर ने ही 100% बढ़ा दी। मतलब कुछ मॉन्स्टर कोर्स की वैल्यू तो एक सीरम के बराबर ही हो सकती है, ऐसा उसने सोचा। फिर उसे याद आया, सेबर टूथ रैबिट का जो वाइट कोर गिरा था वो भी कम से कम 1% कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकता है। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। साला, मैंने कितने पैसे वेस्ट कर दिए उन जीन सीरम्स पे। पर उसने उस फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन में बदल दिया। अब तो आज रात पूरी तरह मॉन्स्टर हंट में झोंक दूंगा खुद को। इस पर थोड़ा सोचकर उसने अपनी एबिलिटी लाइफ मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया ताकि पास के मॉन्स्टर्स की पोजीशन सेंस कर सके। अगले दिन दोपहर वो अनचिंग सिटी के तीसरे सीक्रेट रिल्म से बाहर निकला, एक बोरी में मॉन्स्टर कोर्स भरे हुए। चलते चलते उसने मन में सोचा, अब जब ओवरऑल फिजिक 15.8 और कंपैटिबिलिटी 9% तक पहुंच चुकी है, जिसे अब वाइट मॉन्स्टर कोर्स से उसे फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वह बाकी कोर्स को बेचने का सोचता है। इसलिए वो सीधा ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचा और अपने पास के 20 वाइट कोर्स और 4 ग्रीन कोर्स टेबल पर रख दिए, जिन्हें देख क्लर्क ने उसे घूरते हुए कहा, भाई, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इतने सारे मॉन्स्टर कोर्स कैसे जमा कर लिए? फिर जोड़ा कि सरकारी नियमों के हिसाब से उसे अपनी इस लूट से एक ग्रीन मॉन्स्टर कोर पाने के लिए 5 वाइट कोर्स सरकार को देने होंगे। फिर सारा सामान बेचकर उसने लगभग 2 लाख किंगडम कॉइन्स कमा ली। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बचे थे और वो पहुंच गया अनचेंग सिटी के 4th डी टियर सीक्रेट रेल में, जहां पहले से एक वॉरियर टीम मौजूद थी। उनमें से एक ने कहा, कैप्टन लिन, इस बार शायद ब्लड जेड फ्लावर का बाउंटी मिशन पूरा हो ही जाएगा, है ना? सेकंड टीयर वॉरियर लिन ने जवाब दिया, हाँ, पिछले बार हमें उसका जनरल लोकेशन तो मिल गया था, लेकिन ओल्ड चेन घायल हो गया था, इसलिए वो इस बार नहीं आएगा। टीम के 2 और मेंबर बोले, पर अब हमारी टीम में सिर्फ 5 लोग हैं और डी टियर सीक्रेट रियल में एंट्री के लिए 6 लोग मिनिमम चाहिए। जिस पर कैप्टन लिन ने पीछे इशारा करते हुए कहा, नो वरीज, मैंने एक एजेंसी से कांटेक्ट किया था, वो हमारे लिए एक नया वॉरियर लेकर आए हैं। तुम ही हो ना, लेवल 9 के मार्शल डिसाइपल डेडजिला? यही ने हंसते हुए सिर हिलाया और सोचा, क्योंकि मैं अब भी स्टूडेंट हूँ, मैं डी टियर रेल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक ब्लैक मार्केट एजेंट के जरिए फेक आइडेंटिटी बनवानी पड़ी और उस पर 1 लाख क्रेडिट खर्च कर दिए। स्कैम था पूरा। लिन थोड़ा चौंका, डेडजिला, ये कैसा अजीब नाम है? यही ने फ्लैटली जवाब दिया, ओरिजिनल नाम नहीं दे सकता, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का खतरा है। लिन ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, तो ए बस एक कोड नेम ही है। तुम्हारा लेवल 9 का मार्शल डिसाइपल स्टेटस देखकर तुम्हें बस ऑब्जर्व करने का मौका देंगे, पर याद रखना, हमें पीछे मत खींचना। उसका ऐसा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर यही ने मन में सोचा, कम से कम ये बंदा मिशन शुरू होने से पहले जिम्मेदारियां क्लियर कर रहा है। ऐसे लोग ज्यादा भरोसेमंद होते हैं बजाय उनके जो बाद में ब्लेम डालते हैं। टीम तैयार हुई और सब लोग एक ऑफ रोड व्हीकल में बैठकर सीधे सीक्रेट रिलम की तरफ बढ़ गए। इस बार उनका डेस्टिनेशन था एक बड़ा सा डेजर्ट। इस मिशन में उन्हें ढूंढना था एक रेयर प्लांट, जेड फ्लावर।
पिछली बार जब वो इसी रेल में आए थे तब उन्होंने ब्लड जेड फ्लावर का लोकेशन तो ढूंढ लिया था, लेकिन वहां एक सेकंड टीयर मॉन्स्टर था जिसके पास था चैंपियन लेवल ब्लड लाइन, तो वह उसे ले नहीं पाए। गाड़ी रेगिस्तान में धूल उड़ाते हुए भाग रही थी, जबकि यही सोच रहा था, पहली बार रेन फॉरेस्ट, अब डेजर्ट। लगता है सीक्रेट रिल्म्स अलग अलग वर्ल्ड से जुड़े होते हैं। तभी जमीन से कुछ चूहे टाइप के मॉन्स्टर्स निकले और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। टीम का मेंबर हुड, जो काफी कम बोलता था, उसने तुरंत कुछ क्रिस्टल आयरन डार्ट्स फेंके। हर डार्ट सीधा टारगेट के सिर में लगा और उसमें भरी मार्शल एनर्जी ने मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक ओएसिस के पास रुकी। ब्लड जेड फ्लावर इसी जगह था, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर्स काफ़ी सेंसिटिव थे। इंजन की आवाज़ भी उन्हें अलर्ट कर सकती थी, इसलिए सबने तय किया कि अब से पैदल चलना होगा। टीम लीडर लिन ने सबको टास्क दिए। शियाओ शिया, तुम ग्रेनेड फेंक कर मॉन्स्टर को बाहर निकालो। शियाओ वू और हुड, तुम ट्रैप्स लगाओ। ओल्ड लू, कवर फायर देना। मैं फ्रंट लाइन लूंगा। और डेडजिला, तुम पीछे रहना और सिर्फ ऑब्जर्व करना। यही ने सिर हिलाया। नो प्रॉब्लम। अगले ही पल टीम ने पोजीशंस ले ली। शॉकवेव ग्रेनेड आसमान में गया और जोरदार धमाका हुआ। साथ ही एक भारी एनर्जी का झटका फैला, जिससे कई मॉन्स्टर्स को लगा कि कोई उनकी टेरिटरी में घुस आया है। कुछ ही सेकंड में ओएसिस की तरफ से एक जबरदस्त गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे सैकड़ों जंगली जानवर उनकी तरफ दौड़ रहे हो। अगले ही पल एक 10 मीटर लंबा सेकंड टीयर मॉन्स्टर अर्थ ड्रैगन गर्जन करता हुआ पेड़ों को तोड़ता टीम की तरफ पूरी ताकत से चार्ज करने लगा। तब हुड ने चिल्लाते हुए कहा, न्यू गाय, संभल जा, मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। पास खड़े सभी टीम मेंबर्स ने फॉरेन ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिए और अर्थ ड्रैगन पर एक मोटा सा ट्रैंक्विलाइजिंग गैस का बादल छा गया। ये खास गैस स्पेशली मॉन्स्टर्स के लिए बनी थी, इतनी ताकतवर कि एक व्हेल को भी कुछ बूंदों में सुला दे। लिन, जो पहले से तैयार खड़ा था, उछलते हुए अपनी टन भारी एलोय सोर्ड लेकर हवा में गया। उसका वार इतना तेज था कि हवा को चीरते हुए सीधे एक ही झटके में अर्थ ड्रैगन का सिर काट दिया। चारों तरफ खून का फव्वारा छूटने लगा। टीम को लगा कि अर्थ ड्रैगन का काम तमाम हो गया है और वो लोग आगे ब्लड जेड फ्रूट की तलाश में बढ़ने ही वाले थे कि तभी अर्थ ड्रैगन अचानक से उठा और अपनी भारी पंजे से लिन पर हमला कर दिया। लेकिन सौभाग्य से यही सतर्क था। उसने फौरन अपनी माउंटेन फिस्ट टेक्निक का पूरा दम लगाया और एक जोरदार पंच में अर्थ ड्रैगन को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिसे देख पूरी टीम हैरान थी। यही जो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर मार्शल आर्टिस्ट था, उसने कैसे इस खतरनाक सेकंड ईयर मॉन्स्टर को हरा दिया। अब किसी को भी वो कमजोर या बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि सबने उसे एक भरोसेमंद टीममेट मान लिया। अर्थ ड्रैगन के मरते ही ओएसिस साफ हो गया और टीम सीधे उस एक लेक के सेंटर तक पहुंच गई जहां ब्लड जेड फ्रूट मौजूद था। ये रेयर आइटम सिर्फ बहुत लो चांस पर ही पैदा होता है और कहा जाता है कि ये वॉरियर के शरीर को क्लींस करता है और उसकी फिजिकल पोटेंशियल को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। इसीलिए इसकी बहुत मांग होती है, लेकिन मार्केट में ये बहुत रेयरली ही दिखाई देता है। इसे पाने की खुशी में लिन जैसे ही सेलिब्रेट करने वाला था, तभी टीम का ही एक मेंबर हुड अचानक से धोखा देता है। उसके पेट में पॉइजन डैगर घोंपकर इसे बाकी टीम मेंबर्स हैरान रह गए। ये क्या कर रहे हो हुड? लिन ने जोर से चिल्लाते हुए एक वार किया। हुड, तू कर क्या रहा है? जबकि हुड फुर्ती से पीछे हट गया और वार से बच निकला। इसी दौरान एक गंजा और खतरनाक दिखने वाला आदमी सामने आया और हंसते हुए बोला, क्या चल रहा है? साफ दिख रहा है ये तो एक जैकपॉट है। यही चौंक गया। टीम को पहले से इस बंदे के बारे में पता था। श्याओ वो गुस्से से चिल्लाया, हुआ पेंग, ये वही हरामी है जो सीक्रेट रेंज में वॉरियर्स को लूटता है और अब इसने हमें टारगेट कर लिया है। लिन अपने खून से लथपथ पेट को थामते हुए हुड और हुआ पेंग की तरफ गुस्से और दर्द में गड़गड़ाया, इस ब्लेड में जहर है। हुड, तू गद्दार निकला। तुझे ये सब पता कैसे चला? मेरे खुद के टीममेट्स को भी ब्लड जेड फ्लावर के बारे में तभी पता चला जब हम सीक्रेट रेल्म में घुसे थे। इस पर यही ने एकदम शांत लहजे में कहा, थ्रोइंग डार्ट्स, तूने उन पे सारी जानकारी छोड़ दी थी ना? हुड हंसते हुए बोला, समझदार निकला तू डेडजिला, लेकिन तू अब भी सिर्फ एक स्टूडेंट है ना। एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर भी तू इन लुटेरों के साथ घूम रहा है। यही ने गर्दन घुमाई, एक ठंडी सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ एग्जाम्स तो आ ही रहे हैं और मेरे लिए टॉप स्पॉट पहले से तैयार है। हुड यही की इन बातों से भड़क गया और गुस्से में एक डार्ट उसकी तरफ फेंका, लेकिन यही ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और मुस्कुरा कर बोला,
इतना भौंक क्यों रहा है टकले? अब तो कचरा साफ करने का टाइम आ गया है। और फिर उसने वो डार्ट एक हाथ से क्रश कर दिया, जिसे देख हुआ पेंग की तरफ देखा और कहा, इस लड़के में हिम्मत तो है। हुड, इसका सिर मुझे ला कर दो। अगले ही पल हुड ने बिना समय गंवाए डार्ट्स की बरसात कर दी, लेकिन यही बस ठंडी मुस्कान के साथ पीछे हटा और सभी डार्ट्स को अपनी ओरा का इस्तेमाल करते हुए तोड़ दिया। उसकी आंखों में बैटल इंटेंट जंगल की आग जैसा भड़क रहा था। इस बीच हुड ने एक मौका देखा। हवा में घूमते हुए उसके बूट से एक ब्लेड निकला और उसका लंबा पैर एक्स की तरह यही को आधा काटने के लिए झपटा, लेकिन यही ने तुरंत डॉज किया और अपनी उंगली को माथे पर रखते ही उसकी उंगली पर नीली एनर्जी इकट्ठा हुई और उसने एटॉमिक ब्रेथ रिलीज किया। एक नीली किरण सीधे हुड के दिल को चीरती हुई निकल गई और हुड का शरीर जमीन पर गिरा। इसे देख पूरी टीम सन्न रह गई। एक पल को सब भूल गए कि लड़ाई चल रही थी, जबकि हुआ पेंग गुस्से और हैरानी में बोला, तू है कौन? कौन से पावरफुल फैमिली से है जो जीन टेक्निक्स यूज कर रहा है? यही ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं हूं एम्परर डीमन डिमोनरा की फैमिली से। अब पता, दया की भीख मांगनी है। हुआ पेंग यही से उठती इंटेंस किलिंग इंटेंट को महसूस करते ही समझ गया अब मामला हाथ से निकल गया है। इसलिए उसने अपनी सेकेंड ईयर वॉरियर ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया, एक भयानक छोटे विशालकाय जैसा दिखने लगा। उसकी बॉडी से निकलती खून की लहरें और बेहद भारी दबाव पूरे माहौल को झकझोर रहे थे। अब वो पूरी तरह एक बीस्ट लाइक मॉन्स्टर बन चुका था। फिर हुआ पेंग एक टैंक की तरह यही की तरफ दौड़ा। उसके पीछे हवा की जबरदस्त गड़गड़ाहट थी। एक सेकंड के अंदर ही यही नीचे झुक गया और साइड में एक फ्लिप मारकर उसके हमले से बच निकला। उसी पल उसकी उंगलियां फिर से चमकी और एक नीली पार्टिकल बीम सीधे हुआ पेंग के कमजोर टखने की तरफ चली, जो लगते ही हुआ पेंग दर्द से चीखा। फिर भी उसने दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें जोर से यही पर दे मारा, लेकिन यही की चपलता ने फिर से उसे बचा लिया। यही ने मन में सोचा, सेकेंड ईयर वॉरियर वाकई में अलग ही लेवल पर होते हैं। एटॉमिक ब्रेथ भी इसके एंकल बोन्स नहीं पिघला सका। अब हुआ पेंग ने अपने हाथों को हल्क स्मैश की तरह इस्तेमाल करते हुए यही को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा और अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। फिर उसके घूंसे, जिनमें न्यूक्लियर रेडिएशन भरी थी, एक के बाद एक हुआ पेंग की बॉडी पर बरसने लगे। हर पंच उसके शरीर में घातक न्यूक्लियर मैजिक भरता गया। हालांकि हुआ पेंग का सेकंड ईयर बॉडी और ब्लड लाइन बहुत कुछ झेल सकता था, पर इतने लगातार न्यूक्लियर हमलों को वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसके अंदरूनी अंग खून में बदलने लगे। हुआ पेंग दर्द से तड़पता हुआ यही को घूरते हुए चिल्लाया, तू जहरीले गैस जीन टेक्निक्स का यूज कर रहा है। तुम्हारे जैसे ईविल मार्शल आर्टिस्ट को एक दिन सजा जरूर मिलेगी। यही ने उसकी इन बातों को नजरअंदाज किया और एक ठंडी हंसी के साथ अपनी मुट्ठी उठाई। मुझे कोसने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, पर तू तू क्या ही मायने रखता है। और फिर उसने उसकी कहानी का अंत कर दिया। 9 दिन पलक झपकते बीत गए और आज था एन सिटी का सबसे बड़ा दिन, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स का दिन। पूरा देश लाइव ब्रॉडकास्ट पर ट्यून था। होस्ट ने स्क्रीन पर आते ही छात्रों को शुभकामनाएं दी और फिर नियम समझाए। एग्जाम एक टूर्नामेंट फॉर्मेट में था। जगह थी एन सिटी का सेंट्रल स्पोर्ट्स अरीना, जहां छात्र जोड़ी में मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा वही अगले राउंड में जाएगा। पूरा एग्जाम 3 दिन का था। पहले 2 दिन प्रीलिम्स और फिर जो आगे बढ़ेंगे वे तीसरे दिन फाइनल्स तक लड़ते रहेंगे जब तक टॉप स्कोरर ना मिल जाए। होस्ट ने आखिर में कहा, तुम सब मानवता का भविष्य हो, इस बार खुद के लिए और इंसानियत के लिए लड़ो। और इसी के साथ एन सिटीज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स आधिकारिक रूप से शुरू हो गए। जैसे ही होस्ट की आवाज खत्म हुई, सारे कैंडिडेट्स धीरे धीरे अरीना की तरफ बढ़ने लगे। अरीना नंबर 6 पर मैच था यही और वोंग टोंग टोंग के बीच, लेकिन उस वक्त यही वहां पहुंचा ही नहीं था। तो होस्ट ने अनाउंस किया, नियमों के अनुसार अगर यही मैच शुरू होने के 5 मिनट बाद भी नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वोंग टोंग टोंग उस समय स्टेज पर बड़ी घमंड भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। सोच रही थी, जीन कॉन्फ्रेंस में मेरी इंसल्ट हुई थी, जिसकी शर्मिंदगी मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने सोचा था फ्लेम लिजर्ड से यही को सबके सामने नीचा दिखाऊंगी, लेकिन वो डरपोक तो आया ही नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। ऑडियंस में भी बातें होने लगीं, कितना डरपोक है ये लड़का, एग्जाम में आने की हिम्मत भी नहीं हुई इसे। ऐसे लोगों को स्कूल में नहीं, सड़कों की सफाई में होना चाहिए। उसी वक्त रेफरी ने सीटी बजाई और कहा, टाइम्स अप। एनसिटी के फर्स्ट हाई स्कूल के यही को डी
वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले पूरे मैदान में एक ज़बरदस्त एनर्जी लहराई। लोगों ने ऊपर देखा। ये क्या कोई उड़ रहा है? इतनी ताकत तो बस कोई मॉन्स्टर लेवल वॉरियर के पास ही हो सकती है। उस मिस्टीरियस फिगर ने सीधा अरीना पर लैंड किया, इतनी जोर से कि पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। धूल छटते ही पता चला वोंग टोंग टोंग अब भी शॉक में थी, और तभी स्विंगल एक जोरदार किक उसके चेहरे पर पड़ी और वो सीधा स्टेज के बाहर अनकॉन्शियस जा गिरी। यही ने देखा और कैजुअली बोला, बच गया, वरना अगले साल फिर आना पड़ता। होस्ट चिल्लाया, विनर यही ने हल्की सी हंसी में कहा, बस इतना ही? ये तो बहुत इजी था। इस नज़ारे से ऑडियंस पागल हो गई। क्या ताकत है यार, सिर्फ एक किक में अपोनेंट ढेर। जिस अंदाज में वो आया पूरी तरह हेवनली किक था। यही तो लिटरली एक वन किक में निकला। उसी समय सिस्टम स्क्रीन पर उसके नए स्टैट्स आए। ओवरऑल फिजिक 226, कंपैटिबिलिटी 20%। फिर यही ने गर्व से कहा, थैंक यू कैप्टन लिन, ब्लड जेड फ्रूट ने मेरी बॉडी को पूरी तरह बदल दिया। इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई थी, लेकिन अब असली परफॉर्मेंस शुरू होगी। उसके बाद यही ने लगातार 3 और मैच खेले। तीनों में एक ही किक, 3 जीत, कोई हेसिटेशन नहीं। ऑडियंस चिल्ला रही थी, यही वन किकमैन, होस्ट ने अनाउंस किया। एन सिटी फर्स्ट हाई स्कूल से यही 3 लगातार जीत के साथ तीसरे राउंड में प्रवेश करता है। इस स्टैंड्स में भीड़ जमा हो गई थी। लोग यही से कांटेक्ट मांगने लगे, कुछ अपने कॉलेजेस रिकमेंड कर रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, यही क्या आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है? जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा, यही की आंखों में एक चमक आई और उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, सॉरी, मेरा एम है होंगडू यूनिवर्सिटी। ये सुनते ही जो भी लोग उसके आसपास खड़े थे एकदम से गायब हो गए, जिसे देख यही ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम लोगों को यकीन नहीं हुआ? खैर, मैं ब्लेम नहीं कर सकता। होंगडू यूनिवर्सिटी शिया कंट्री की सबसे टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 में गिनी जाती है। एक ऐसा होली प्लेस जहां सिर्फ एलीट वॉरियर्स जाते हैं। एन सिटी जैसे शहरों से वहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, वॉरियर्स की पहचान उनकी ताकत से होती है, और जब मैं टॉप स्कोरर बनूंगा तब देखेंगे सब। उसी वक्त 2 एग्जामिनरों ने यही की परफॉर्मेंस नोट की और उसके पास आकर बोले कि तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट लेवल फिर से टेस्ट करना होगा। स्कैनर से जांच करते ही एग्जामिनर हैरान रह गए। सिर्फ आधे महीने पहले ये लड़का लेवल 3 का मार्शल डिसाइपल था और अब ये लेवल 9 पर पहुंच गया। फिर आगे जोड़ा कि जांच करने पर उन्हें पता चला था कि यही ने स्कूल के बाद कई बार ईटीयर सीक्रेट रियम्स में जाना शुरू कर दिया था। तो उससे पूछा गया, इतने डेंजरस जगहों पर एग्जाम से पहले क्यों गए? यही ने कैजुअली जवाब दिया, खुद को संभालने के लिए। मेरे पापा ने मरने से पहले एक मैसेज छोड़ा था कि अगर आम इंसान से ऊपर जाना है तो इंसान होना छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं सीक्रेट रियम्स में जा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और अपने जेनेटिक लॉक्स तोड़ रहा हूँ। एग्जामिनर ये सुनकर एकदम फ्रीज हो गया। क्या सच में जेनेटिक लॉक तोड़ा? ये सीरियस है? और तुरंत रिपोर्ट करने के लिए निकल गए। अब यही को लगने लगा कि वो अब एक इम्पॉर्टेंट निगरानी का टारगेट बन गया है। फिर घर जाकर जैसे उसने अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम देखी, जिसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेंट करने वाले स्टूडेंट के माता पिता से और दोस्तों से इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिनमें वह उनका हौसला बढ़ा रहे थे। इसे देखते हुए उसने उदासी में कहा, लेकिन कोई नहीं है जो मेरे लिए चीयर कर सके। मैं एक ऑर्फन ही हूँ जिसके लिए कोई चीयर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके टीचर उसके लिए चीयर कर रहे थे। टूर्नामेंट के अगले दिन वो फिर से अरीना में उतरा। इस बार उसका अपोनेंट था लू शुआन, एन सिटी के नंबर 3 मिडिल स्कूल से, जो कि लेवल 8 का मार्शल डिसाइपल था, दूसरी टियर के रेयर मॉन्स्टर के ब्लड लाइन के साथ, और उसके दोनों पेरेंट्स भी वॉरियर थे। जबकि यही ने बोर्डम से उसकी तरफ देखा और हाथ से इशारा किया, आ, पहला मूव तू कर। लूशुआन को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो गुस्से में आकर उसने तुरंत अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट की और अपनी मार्शल स्किल डैशिंग लाइटनिंग क्लॉ इस्तेमाल की, जिसे उसका हार्ट एक सुपर कार की तरह धड़क रहा था। हर स्टेप पर उसकी स्पीड बढ़ रही थी और उसके क्लॉज हवा को चीरते हुए यही की गर्दन की ओर बढ़े, इतने तेज कि एक सोनिक बूम तक सुनाई दी। ये हमला अगर लगता तो एक लेवल 9 का वॉरियर भी खत्म हो जाता, लेकिन लूशुआन की सोच से उलट यही ने उसके हाथ को बिल्कुल आसानी से पकड़ लिया और हल्के से बोला, एनर्जी तो है पर उस टकले की चार्ज के आसपास भी नहीं है। फिर बिना समय गंवाए यही ने एक जबरदस्त पाम स्ट्राइक लुशुआन के सिर पर मारी, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर यही ने मंच से देखा और घमंड से बोला,
कोई ढंग का कंटेस्टेंट है भी या नहीं, जबकि होस्ट ने तुरंत अनाउंस किया एक और जीत सिर्फ एक बार में, और इस बार यही ने सीड कंटेस्टेंट लू शुआन को हराया। इससे दर्जनों हाई स्पीड कैमरास यही पर फोकस हो गईं। हर एंगल से उसके शॉट्स लाइव स्ट्रीम में आ रहे थे। पूरा ब्रॉडकास्ट बज़ कर रहा था। व्यूअर्स कमेंट्स से भर गए थे। लू शुआन तो इतना खतरनाक लग रहा था और एक पल में जमीन पर पड़ा है। यही की स्ट्रेंथ बाकी कैंडिडेट से कहीं ऊपर है। मार्शल आर्ट से भरे इस जमाने में यही की ओवरवेलमिंग पावर ने हर देखने वाले के अंदर जोश भर दिया। छू जाओ जो दूर से मैच देख रहा था कि उसने देखा कि लू शुआन को मेडिक्स उठाकर ले जा रहे हैं। उसकी आंखों में तेज डिटर्मिनेशन आ गया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, जैसा मैंने सोचा था तू ही है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। फाइनल्स में तुझे हरा कर दिखाऊंगा। जबकि इसी बीच होंगडू यूनिवर्सिटी के एडमिशन हेड ने यही की परफॉर्मेंस देखकर तुरंत डिमांड किया, आधे घंटे के अंदर इस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। यही का मैच खत्म होते ही दूसरे ग्रुप का क्वालिफायर मैच शुरू हो चुका था। ये मैच और भी ज्यादा इंटेंस था क्योंकि इस बार दोनों कॉम्पिटिटर्स थीं टॉप टियर ब्यूटीज जिनकी सोशल मीडिया पर मैसिव फॉलोइंग थी। इनमें से एक थी काई शावलिंग, सिटी सेकंड हाई से, छोटे कद वाली लेकिन सुपर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। उसके लॉन्ग गोल्डन पिगटेल्स हवा में लहराए और उसने अपनी ओपोनेंट लू चिंगजू को एक टीजिंग नजरों से देखा और बोली, तुम्हारे जैसे एक्सप्रेशनलेस रोबोट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन लू चिंगजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी झुककर नमस्ते किया। चेहरे पर एक भी भाव नहीं, जैसे कि उसने काय शावलिंग को सीरियसली लिया ही नहीं। तभी रेफरी की सीटी बजी और मैच शुरू हो गया। काय शावलिंग मार्शल डिसाइपल के लेवल 9 की ऑरा के साथ एकदम सामने आ गई और एक जबरदस्त किक लू चिंगजू की गर्दन की तरफ मारी। उसके इरादे साफ थे, उसे जमीन पर गिराना। लेकिन लू चिंगजू फिर भी हिली तक नहीं, बस अपनी हथेलियां हल्के से हिलाई और हवा अचानक थिक हो गई, जैसे कोई जादुई दलदल बन गया हो। जब काय शावलिंग की किक उस थिक हवा से टकराई तो उसे लगा जैसे उसका पैर मिलिट्री ग्रेड स्टील नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉटन में धंस रहा हो। इस टेक्निक के चलते हाई स्पीड कैमरास तक को काय शावलिंग के पैर का मोशन स्लो लग रहा था। हर फ्रेम कोइन में उसकी स्पीड विजिबली गिर रही थी। जबकि काय शावलिंग लू चिंगजू के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर और भड़क गई। उसने अपना मार्शल एनर्जी पूरे शरीर पर क्लोक कर लिया ताकि हवा से कोई रेजिस्टेंस ना हो और एक ब्लर्ड शेडो बनकर फिर से हमला किया। जैसे ही काय शावलिंग ने लू चिंगजू के चारों ओर घूमते हुए सही मौका तलाशा, फिर उसने अचानक एक तेज पाल्म स्ट्राइक मारी उसकी कमर की तरफ। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पहुंचने वाला था, लू चिंगजू ने उसे रोक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब एक उसका ट्रैप था। इसलिए उसने फौरन हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त हवा में जबरदस्त सक्शन पैदा हुआ जिसने उसके हाथ को वहीं जकड़ लिया। लू चिंगजू ने पहली बार कदम बढ़ाया, उसकी पतली उंगलियां बाहर आईं और अब वो जेड जैसी चमक रही थीं। लिव स्ट्रीम पर जो वॉरियर स्पेक्टेटर्स देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो प्राइमोर्डियल कियोस फिंगर है, स्विंग शीन हुआंग मार्शल टेक्निक, मूव एंड शट का सबसे आइकॉनिक मूव। एक स्टूडेंट जो अभी हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है, उसका शेन हुआंग टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ऐसी मार्शल टैलेंट को तो किसी एग्जाम की जरूरत ही नहीं। इस अकेले स्किल से उसे सीधे होंगडू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ऐसा होस्ट चिल्लाया। काय शावलिंग जो सबसे करीब खड़ी थी, वो साफ महसूस कर सकती थी कि इस स्किल की एनर्जी कितनी डरावनी है। अगर अब उसने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो ये उसका आखिरी मौका होगा। इसलिए बिना समय गंवाए उसने अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट की, शैडो टाइगर किंग, जिसे एक जोरदार शॉकवेव उसके शरीर से निकली जिसने आसपास की हवा तक को चीर दिया। लेकिन लू चिंगजू ने यह फोर्स झेलने की कोशिश नहीं की। उसने बस जमीन पर एक हल्की सी टैप की और उसका शरीर एकदम ग्रेसफुल तरीके से दर्जनों मीटर दूर सरक डिस्टेंस बना लिया, जिसे देख स्टैंड्स में बैठे एग्जामिनर्स ने अपनी सांसें रोक लीं। किंग लेवल ब्लड लाइन, शैडो टाइगर किंग जैसी ताकतवर ब्लड लाइन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इस लड़की का फ्यूचर वाकई लिमिटलेस है। लेकिन इस अवेकनिंग ने काय शावलिंग के शरीर पर भारी दबाव डाला। उसने गर्म सांसें छोड़ी और मुश्किल से बोल पाई, अब तुम भी अपनी नेदर फिनिक्स की ब्लड लाइन एक्टिवेट करो। लू चिंगजू जो अब तक मोस्टली चुप थी, बैटल शुरू होने के बाद पहली बार बोली, इतना काफी है। इसे सुन काय शावलिंग पूरी तरह से गुस्से में आ गई। क्या तुम समझती हो कि एक वॉरियर से कम कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता?
उसका शरीर अब एक असली टाइगर की तरह मूव कर रहा था। उसकी ब्लड एनर्जी एक तूफान में बदल चुकी थी। उसके हाथ हवा चीरते हुए सीधे लू चिंगजू की तरफ बढ़े, जबकि लू चिंगजू ने बड़ी एलिगेंस से उस ब्रूटल स्ट्राइक को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। उसके हाथों की हरकतें पियानो बजाने जैसी थीं और उसकी मार्शल टेक्निक की इनविजिबल थ्रेड्स धीरे धीरे काय शावलिंग की ताकत को शून्य में बदल रही थीं। अटैक फेल होते ही काय शावलिंग ने अपने इमेंस ब्लड एनर्जी से वो इनविजिबल थ्रेड्स को डिस्पेल कर दिया और फिर मिड एयर से एक और किक मारी, जिसे लू चिंगजू ने तुरंत दोबारा एक्टिवेट किया, प्राइमोर्डियल फिंगर। फिर जेड की तरह चमकती उसकी उंगली की नोक काय शावलिंग की फियर्स किक से टकराई और दोनों टेक्निक्स का जोरदार टकराव हुआ, जिससे उनकी फीट के नीचे की स्पेशली मेड अरीना टूटकर चकनाचूर हो गई। अरीना धूल के गुबार से भर गया। हजारों दर्शक सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि आखिरी विजेता कौन होगा। जैसे ही धूल हटी, काय शावलिंग सबसे पहले नजर आई, जिसके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चली और फिर अचानक एग्जॉस्शन से जमीन पर गिर पड़ी, जबकि लू चिंगजू अब भी खड़ी थी, एक एथेरियल फेरी की तरह। उसके बाल थोड़े बिखरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई खरोंच, न कोई थकावट, बस शांत, कंपोज्ड और बिल्कुल प्राचीन सी एलिगेंस। उसने सिर्फ अपनी मार्शल स्किल्स से काय शावलिंग को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया, जिसके पास न सिर्फ लेवल 9 के मार्शल डिसाइपल की ताकत थी, बल्कि एक किंग लेवल ब्लड लाइन भी। लू चिंगजू का ये धमाकेदार प्रदर्शन लाइव ब्रॉडकास्ट में एकदम छा गया। देखकर हैरान थे उसकी ताकत देखकर। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पूरे एन सिटी की टॉप स्कोरर है, तो कुछ ने ये लीक किया कि लू चिंगजू ने नेदर फिनिक्स की 4th टियर की ब्लड लाइन अवेकन कर ली है, एक ऐसी रेयर टैलेंट जो शायद ही किसी वॉरियर के लिए हरा पाना मुमकिन हो। उसकी बैटल के बाद बाकी मैचेस भी भले ही एंटरटेनिंग थे, लेकिन उनकी चमक अब थोड़ी फीकी लग रही थी। कई राउंड्स के एलिमिनेशन के बाद फाइनल 8 चुन लिए गए। अब फाइनल 8 की लड़ाइयों का समय आ गया था। यही सबसे पहले आया लॉर्ड ड्रॉ के लिए और उसने ड्रॉ किया ए। तभी 1-2 मीटर लंबा मस्कुलर जायंट यही की तरफ देखता है और अपना ड्रॉ दिखाता है। ए भी लगता है हमारी टक्कर पक्की है, उसने कहा। उसका नाम था शेन गुआन, किनफेंग प्राइवेट हाई से। फिर उसने सिर हिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। शेन गुआन बोला, हमारी फाइट सेकंड मैच है, तो तब तक पहले मैच को देखते हैं। फिर उसने ऊपर लगे बिग स्क्रीन की ओर इशारा किया। पहला मैच था लू शी, किनफेंग प्राइवेट हाई से और चू झाव अनचेंग सिटी के फर्स्ट हाई से, जिसे देखते हुए शेन गुआन कैजुअली यही से बात करने लगा। लू शी बड़ा टैलेंटेड है, साथ ही रिपीट स्टूडेंट भी है, जो इस बार सीधे होंगडू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है। उसने अपनी ब्लड लाइन पर बहुत अच्छी मास्टरी पाई है, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला छू झाव से नहीं हो सकता। वो हाँ, छू झाव तो तुम्हारे ही स्कूल का है, अनचेंग सिटी के फर्स्ट हाई से, तो तुम उसे जरूर जानते होगे। उसी वक्त होस्ट ने माइक उठाया और ऐलान किया, टॉप 8 क्वालिफायर्स का पहला मैच खत्म हुआ। अनचेंग सिटी के फर्स्ट हाई का छू झाव जीत चुका है। ये सुनते ही किनफेंग प्राइवेट हाई के प्रिंसिपल का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बोला, साला पहले ही राउंड में हार गए। फिर यही ने शान गुआन से पूछा, लूशी तेरे मुकाबले कैसा है? इसका शेन गुआन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं मार्शल आर्ट्स प्रेसिडेंट हूं अपने स्कूल का, लेवल 3 का वॉरियर। फिर कॉन्फिडेंट अंदाज में बोला, मेरे दोनों टीममेट्स मिलके भी मुझसे नहीं जीत सकते। फिर अचानक उसने अपनी नज़र यही की तरफ मोड़ी और गंभीर लहजे में बोला, पर सच कहूं तो इस एग्जाम में तू ही मेरा सबसे बड़ा राइवल है। मेरा सेंस काफ़ी शार्प है। मुझे महसूस होता है कि तू एक सोता हुआ ज्वालामुखी है जिसके अंदर एक जानवर छुपा है। चल अब हमारी बारी है। इतना कहकर यही और शेन गुआन साथ में इरीना की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ जोश में चिल्ला रही थी और तभी होस्ट ने जोर से ऐलान किया, टॉप 8 का सेकंड मैच अब शुरू होने जा रहा है। शेन गुआन जो किनफेंग प्राइवेट हाई से है और यही जो अनचेंग फर्स्ट सीनियर हाई से है। फिर होस्ट ने पूरे जोश में अनाउंस किया, जो भी आज का चैंपियन बनेगा उसे मिलेगा एक बहुत खास इनाम। ये इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पास है जो तुम्हें शिया कंट्री के टॉप मार्शल स्कूल्स में सीधे दाखिला दिला सकता है। इतना कहते ही दूसरी फाइट शुरू हो गई। यही बनाम शेन गुआन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। पंचेस की बौछार चल रही थी और कुछ ही देर में शेन गुआन को समझ आ गया कि सामने वाला लड़का मामूली नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से उसके नाक से खून बहने लगा। ये बंदा असली में ताकतवर है। फिर तुरंत अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल कर एक एनर्जी शील्ड बना लिया ताकि वो यही के रेडिएशन जैसे हमलों से खुद को बचा सके। शेन को अब पूरा यकीन हो चुका था,
ये लड़का मॉन्स्टर है, इससे मजाक नहीं किया जा सकता। अब जब यही ने अपनी ताकत दिखाई थी तो शेन ने भी अपनी ब्लड लाइन की असली शक्ति दिखाने की ठानी। उसने अपनी मार्शल आर्ट को पूरी ताकत पर ले जाकर एक इल्यूजरी से को समन किया जो सीधा यही की ओर बढ़ा। यही को सिर्फ एक तेज फ्लैश ऑफ लाइट दिखी और अगले ही पल वो पहली बार किसी दूर के हमले से हिट हो गया। होस्ट भी ये देख हैरान था। यही जिसे लोग वन किक मैन कहते थे, पहली बार किसी के पंच से घायल हुआ है। उसके मुंह से खून निकला और वो पीछे की ओर गिरा। मगर शेन का हमला यहीं नहीं रुका। शेन ने दूसरी मार्शल आर्ट स्किल यूज की, गोरिल्ला समन टेक्निक, और उसका पंच यहीं पर सीधे फिट बैठा। यही को समझ आ गया कि अगर इसमें पकड़ा गया तो गेम ओवर, क्योंकि इसमें वो अपनी मार्शल एनर्जी उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए उसने तुरंत एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक लगाया जिसने कुछ पंचेस को तो रोका लेकिन पूरी तरह नहीं। शेन की इस चाल को समझते हुए यही ने देखा कि वो अपनी पूरी मार्शल एनर्जी झोंक चुका है, मतलब हर पंच दोगुनी ताकत से आ रहा है। अब तक यही सिर्फ ऐसे लोगों से लड़ा था जिन्हें असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि शेन उनसे बिल्कुल अलग था। तो उसे लगा कि अगर अभी दूरी नहीं बनाई तो मुश्किल हो सकती है। मगर शेन ने और एक मार्शल आर्ट यूज करके उसे पीछे से पकड़ लिया और रियर नक्ड चौक लगा दी। शेन बोला, तू जो भी सोच रहा था सब सही था। मैं मेरी मार्शल एनर्जी को तेरे अंदर इंजेक्ट कर तुम्हें अपनी मार्शल स्किल्स यूज नहीं करने दूंगा। फिर शेन ने यही को जमीन से ऊपर उछाला और टाइगर मार्शल आर्ट एक्टिवेट कर दी। फिर उसने ईगल मार्शल आर्ट भी यूज की और हवा में जोरदार छलांग लगाकर यही की तरफ पिछली जैसी स्पीड में बढ़ा। फिर उसे मुक्का मारते हुए बोला, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता। हालांकि यही ने हाथों को आगे कर उसका पंच ब्लॉक किया। फिर भी वो जोरदार झटके से सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे पूरा एरिना धूल से ढक गया, जिसमें शेन जोरों से हंसकर जीत की खुशी मनाने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से अब सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर्स तक स्टेज पर दौड़ने लगे। उन्हें लगा कि अब तो यही हार चुका है और इस फाइट का विनर तो शेन ही होगा। लेकिन तभी धुएं के बीच से हमारा हीरो फिर से एंट्री लेता है। उसका अंदाज बेहद तगड़ा और अचानक था। जैसे ही वो सामने आया, शेन ने एक खतरनाक ऑरा को महसूस किया जो किसी भी आम इंसान के लिए डरावना था। यही भी खुद हैरान था, क्योंकि शेन की ताकत ने उसे पहली बार एरेना में ब्लड लाइन अवेकनिंग को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया था। तो उसने खुद माना कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा ई फॉर्म देखा है। ये देख होस्ट चौंक गया और बोला कि शेन ने एक मैजिकल बीस्ट की इनकारनेशन कर ली है। ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अल्टीमेट टैलेंट माना जाता है और जिसने ये कर दिखाया है उसे तो होंगडू यूनिवर्सिटी में बिना एग्जाम के एंट्री मिल सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अनचेंग जैसे छोटे इलाके से लू चिंगजू के साथ एक और जीनियस सामने आया है। जबकि इस बीच शेन ग्वानके के चेहरे से डर के मारे पसीना छूट रहा था। इतनी भयानक एनर्जी, ये इंसान है या राक्षस? तो दूसरी तरफ मॉनिटर रूम में जिसने भी स्टूडेंट की ताकत को जांचने के लिए स्पेशल हेडसेट लगाए थे, और जैसे ही यही के आंकड़े सामने आते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। यही का न्यूक्लियर रेडिएशन लेवल 999 इन्फिनिटी। तो एग्जामिनर्स ये रेडिएशन लीक ना हो इसलिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि इसे अनजान दर्शक हैरान और खुश दोनों थे, क्योंकि हमारे हीरो ने अभी अभी एक नई और ताकतवर ब्लड लाइन अवेकन की थी। लेकिन तभी शेन की नाक से फिर से खून बहने लगता है, जिसे उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स अब यही के बराबर नहीं रही। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी मार्शल आर्ट को एक बार फिर एक्टिवेट करता है, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। उसका आखिरी मकसद यही को हराकर मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला पाना था। इसलिए वो पूरे जोश में आगे बढ़ता है और यही भी एटॉमिक फिस्ट तैयार करता है जो शेन की मार्शल आर्ट को ब्लॉक कर सके। जैसे ही वो करीब आता है वो सीधा शेन की ओर फेंक देता है। कुछ मिनट बाद जब सीन क्लियर होता है तो दिखता है कि शेन का हाथ लगभग तबाह हो चुका है। अब वो लड़ाई जारी नहीं रख सकता। लेकिन दूसरी ओर यही बिल्कुल सामने खड़ा है और उसकी प्रेजेंस किसी किंग से कम नहीं लगती। वो कहता है, शेन, तुम अब तक के सबसे बेहतरीन फाइटर हो, लेकिन अफसोस तुम भी इस लड़ाई का अंजाम नहीं बदल पाओगे। इसे देखते हुए होस्ट ने कमेंट किया, आज की दूसरी टॉप 8 की फाइट में एक और धमाका हुआ है। इस फाइट में एक थर्ड ऑर्डर किंग लेवल ब्लड लाइन सामने आया और उसके सामने था एक अनजान मैजिकल बीस्ट टाइप ब्लड लाइन, जो कि बहुत ही रेयर लगता है। वहीं शेन खुद सोचने लगा, यही का ब्लड लाइन अवेकन होने के बाद उसकी ताकत अब लगभग इनडिस्ट्रक्टेबल हो चुकी है। मैं अब अपनी मार्शल एनर्जी को दबा भी नहीं पा रहा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है। पर तभी हमारा हीरो यही कहता है,
भटक मत, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फिर यही आगे बढ़ता है और शेन पर तेज और लगातार हमले शुरू कर देता है, लेकिन शेन हर एक अटैक को ब्लॉक करता है और यही को थोड़ा पीछे धकेलने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। अब उसने पकड़ तो लिया लेकिन उसे गिरा नहीं पाया, तो वो उसके पीछे जाकर एक पुरानी टेक्निक्स का यूज करता है, हिस्टोरिकल एलिफेंट्स फुट। जमीन पर ऐसा जोरदार स्टेप मारता है कि पूरी एरिया डैमेज हो जाती है। शेन फिर थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन जितना डैमेज उसने सोचा था यही पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। यही बस खड़ा था, शांत और स्थिर, जैसे उसने कुछ महसूस ही ना किया हो। अब बारी थी यही की। वो अपना पैर जमीन से निकालता है और पूरी स्पीड से शेन की ओर बढ़ता है, हाथ में फुल पावर लेकर। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, शेन अचानक घुटनों पर गिर जाता है। इसे यही चौंक जाता है, जबकि शेन कहता है, मैं सच में हैरान हूं तेरी ताकत से, मैं अब और नहीं लड़ सकता। ऐसा कर वो लड़ाई छोड़ने का ऐलान कर देता है। इसे यही को गुस्सा आ जाता है, इतने टाइम बाद कोई सही ओपोनेंट मिला था, अब जब मैं असली ताकत दिखाना चाहता हूं तो तू हार मान रहा है। वो पूरी तरह डिस्करेज्ड हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। लेकिन नियम के अनुसार अगर एक फाइटर सरेंडर कर देता है तो दूसरा उस पर अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब था यही ने फिर से एक और जीत अपने नाम कर ली थी, और एक बार फिर यही की जीत दर्ज हो गई, एक और तूफानी मुकाबले के साथ, जिसे पूरा स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। लोगों की आवाजें सिर्फ एक नाम पुकार रही थीं, यही। यही एक एक उसकी जीत सोशल मीडिया पर भी छा गई। मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम में शेन गुआन को मैच से पहले एक कॉन्फिडेंट वॉरियर दिखाया गया, फिर वही शेन गुआन मैच के बाद घुटनों पर गिरा हुआ, थका हुआ और हार मानते हुए सॉरी ब्रो ऐसा दिखाया गया। इस बीच यही के लिए फैन क्लब्स बनने लगे, जिनमें उसके हर मूव, हर जीत, हर फाइट को फॉलो किया जा रहा था। कुछ लोग तो अपने क्लब्स को इतना बड़ा बना रहे थे कि यही को लेजेंड बना दे। लेकिन शेन गुआन का कोच गुस्से से फट पड़ा। उसने शेन की ओर इशारा कर कहा, तू हार मान गया? मैंने तुझ पर इतना पैसा खर्च किया, अब तू कॉलेज में भी नहीं जाएगा? लेकिन शेन गुआन ने शांत होकर कहा, मैं वो पंच झेल ही नहीं सकता था, हार मानना बेहतर था, वरना मेरा शरीर जवाब दे देता। यही एक मॉन्स्टर है, एक फ्यूचर वॉरियर। लेकिन आपकी अकादमी ने मुझ पर जो उदारता दिखाई है, जिसके लिए मैं आपको धीरे धीरे करके रिपे कर दूंगा, लेकिन आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैं एक वॉरियर हूं जो आपसे ताकतवर हूं। उसके इन आखिरी शब्दों को सुनते ही कोच के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, और वह ठीक है कह देता है। थोड़े वक्त बाद बाकी मैचेस भी हुए और 4 टॉप विनर्स का नाम फाइनल हुआ। सबसे ऊपर नाम था यही का। इसे उसके स्कूल के प्रिंसिपल बहुत खुश थे, तो उन्होंने यही के टीचर को प्रमोट कर दिया, जिसे वो बहुत खुश हुए। ड्रॉ फिर से शुरू हुआ। यही ने हाथ डालकर एक बॉल निकाली, फिर से ए, और सामने वाले कंटेंडर ने भी ए निकाला। अब मुकाबला तय हो गया। यही बनाम लू चिंगजू। फैन क्लब्स में फिर से जोश भर गया। सब बोल रहे थे, इस बार तो सीधा कॉलेज की सीट पक्की। लेकिन कुछ लोगों ने चेताया, लू चिंगजू कोई मामूली नहीं है, वो मार्शल आर्ट्स की गॉडेस है। जबकि यही को शेन गुआन को हराने के लिए अपनी ब्लड लाइन जबरदस्ती एक्टिवेट करनी पड़ी थी। शायद यही को भी इस बार काफी तकलीफ उठानी पड़े। यही ने अपना गॉडजिला मोड एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन लोग कहने लगे कि लू चिंगजू एक लेवल 4 ब्लड लाइन जीनियस है, और ऐसे लोगों से जीतना आसान नहीं होता। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, क्या यही इस फाइट में भी जीत हासिल करेगा, या उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ेगा। अब वापसी करते हैं सेमीफाइनल की उस तगड़ी फाइट पर। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। बीच में खड़े थे हमारे दोनों फाइटर्स, यही एंड लू चिंगजू, आमने सामने। उन दोनों के बीच में खड़ा था जज, जो ये डिसाइड करने वाला था कि कौन पहले अटैक करेगा। थोड़ी बातचीत और माहौल बनाने के बाद जज ने हाथ नीचे किया, फाइट स्टार्ट। जैसे ही फाइट शुरू होती है, यही बिना वक्त गवाए अपनी वेपर टेक्निक यूज करता है, जिससे चारों तरफ धुआं और मिस्ट फैल जाती है, जिससे पूरे इरना में एक रहस्यमयी माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ लू इन स्मोक्स को हटाने की कोशिश करती है। शायद वो उन्हें क्लियर करके अपने सामने देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो एक भयानक और विशाल ऑरा को महसूस करती है, जो यही से आ रही थी। ये चीज उसे भी डरा देती है, जैसे पहले शेन गुआन डर गया था यही की ताकत देखकर। इसी मोमेंट पर लू पूछती है, क्या तुम सच में मुझे रोक पाओगे? उसकी नजरों में उम्मीद है कि यही उसके मूव्स को संभाल पाएगा, क्योंकि अब वो भी सीरियस हो चुकी है। ऑडियंस, जो कि पूरे अरीना में फैले हुए भाप की वजह से साफ नहीं देख पा रही थी, सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, जिसमें उन्हें यही दिख नहीं रहा था, और बस लू चिंगजू की हल्की सी सिलुएट नजर आ रही थी। तो टेक्निकली कहा जाए तो उस समय पर वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, और बस होस्ट पर निर्भर थे ताकि उन्हें बैटल की सिचुएशन समझ में आए। खैर,
होस्ट ने एक्साइटमेंट बनाए रखा और एंटिसिपेशन को भी हाई रखा और ये सवाल किया कि लू फैमिली की टैलेंटेड यंग मिस लू चिंगजू इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स का डार्क हॉर्स कहे जाने वाले यही से कैसे निपटेगी। इतनी भाप देखकर लग रहा है कि डार्क हॉर्स ने फिर से अपनी ब्लड लाइन अवेकन कर ली है। अब तो बस इंतजार ही किया जा सकता है। सच में यही ने सीधे ही ब्लड वीकनिंग की स्टेट में एंट्री की थी ताकि इतना स्टीम बना सके, जिसका मकसद ये था कि लू चिंगजू की डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक कर सके और खुद को थोड़ा और टाइम दे पाए ताकि अपनी बैटल स्ट्रेटजी को और अच्छे से असेस कर सके। और वैसे भी उसे पता था कि लू चिंगजू पहले अटैक नहीं करेगी, तो ये सब उसके फेवर में था। उसने लू चिंगजू और काई शियोलिंग की बैटल वीडियो को स्टडी किया था और उसी के बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसे ये अच्छे से पता था कि लू चिंगजू की मार्शल स्किल्स उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। वो मैजिकल मार्शल स्किल्स की एक्सपर्ट थी। चाहे उसकी पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, वो लू चिंगजू को हर्ट नहीं कर सकता। वो एक ऐसी मार्शल जीनियस थी जिसकी कम्बैट आईक्यू बहुत हाई थी। इसलिए जितनी देर तक बैटल चलेगा उतना ही नुकसान यही को होगा। इसलिए उसने शुरुआत से ही फुल पावर में जाना ठीक समझा और उसने एक्टिवेट किया अपना माउंटेन अरेस्टिंग फिस्ट, जिसके साथ वो लू चिंगजू की तरफ बढ़ा। एक जोरदार सोनिक बूम हुआ। अटैक इतना ऑब्वियस था कि लू चिंगजू, जो हमेशा काम और अलर्ट रहती है, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपने सामने की एयर फ्लो को स्टर किया, जैसे वो उस आने वाले पंच को अब्सॉर्ब करना चाह रही हो। उसका मानना था कि जब यही ने पहल की है अटैक करने की, तो वो अपनी मार्शल स्किल्स से डिफेंड और काउंटर अटैक करेगी। लेकिन अचानक एक ट्विस्ट आया, यही कि माउंटेन अरेस्टिंग फिस्ट आई ही नहीं। उसने स्किल डीएक्टिवेट करते ही अपनी कमर और हिप्स को बड़ी चालाकी से मोड़ा और अचानक लैंड किया, जिससे लू चिंगजू के साथ उसकी दूरी और कम हो गई। फिर उसने अपनी मार्शल एनर्जी से टिमोरा की एक मोटी टेल बनाई और उसे एक स्टील विप की तरह फ्लेक्सिबल घुमाकर लू चिंगजू के लोअर बॉडी पर मारा। ये क्या हुआ? इसने तो मुझे धोखा दे दिया। अपने बचपन से लेकर अब तक की फाइट्स में लू चिंगजू ने कभी ऐसा ओपोनेंट नहीं देखा था जिसने साफ साफ पंच मारने की तैयारी दिखाई हो, लेकिन अचानक मूव बदलकर पुंज से हमला किया हो। अब लू चिंगजू का रिदम बिगड़ चुका था, इसलिए उसने कुछ बैक फ्लिप्स लगाए ताकि यही से थोड़ा डिस्टेंस बना सके। लेकिन यही इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को यूं ही वेस्ट नहीं करने वाला था जब उसका ओपोनेंट क्लियरली अपना रिदम खो चुकी थी। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिक का फायदा उठाते हुए तेजी और ताकत से हमला करना शुरू कर दिया ताकि वो अपर हैंड पा सके। जैसे ही लू चिंगजू ने खुद को बैलेंस करने की कोशिश की, यही अचानक उसके सामने आ गया। उधर लाइव ब्रॉडकास्ट में व्यूअर्स देख रहे थे कि कैसे लू चिंगजू को कनिंग यही ने धोखा दे दिया और वो तुरंत ही डिसएडवांटेज में आ गई। कुछ लोग यही को अनएथिकल कहकर भला बुरा कहने लगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उसकी चालाकी को सपोर्ट कर रहे थे। आखिर वॉरियर्स की फाइट में सब कुछ जायज़ होता है, ये तो बैटलफील्ड है। खैर, यही का हमला बहुत ज़्यादा तेज और लगातार था। लू चिंगजू को एस्केप करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। उस पर स्किल्स और अटैक्स की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान से मीटियर शावर गिर रहा हो। किसी पॉइंट पर लू चिंगजू ने अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल करके यही को थोड़ा सा पीछे धकेला और कुछ पल के लिए उसकी पकड़ से निकल पाई। कम से कम उसे यही लगा। लेकिन तभी यही ने अपना दाहिना हाथ बीस्ट फॉर्म में बदल लिया, घातक क्लॉज के साथ, और ऐसा लग रहा था कि लू चिंगजू इतनी आसानी से बचने वाली नहीं थी। यही के काले और अटूट क्लॉज में मार्शल एनर्जी भर दी गई थी और वो क्लॉज हवा को चीरते हुए उसकी ओर बढ़े। शुक्र है कि लू चिंगजू को इसका आभास हो गया। उसने हवा में बड़ी फुर्ती से एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप मारा और वक्त रहते उस मार्शल एनर्जी से भरे हुए क्लॉज के स्वीपिंग हमले से बच गई। जैसे ही वो ग्रेसफुली लैंड हुई, क्लॉज उसके पीछे जाकर एक्सप्लोड हो गए और फिर उसका प्यारा क्लासमेट यही फिर से उस पर टूट पड़ा। उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा था आराम का। दोनों एक बार फिर वहीं पहुंच गए थे जहां से शुरू हुए थे। यही लगातार ऑफेंसिव पर था, अटैक पर अटैक कर रहा था और लू चिंगजू पूरी तरह डिफेंस में थी, एक के बाद एक वेव्स को ब्लॉक करती जा रही थी। इसी पल उसने सोचा कि आखिर ये लड़का इतने हाई इंटेंसिटी अटैक्स के बाद भी थक क्यों नहीं रहा? क्या उसके पास जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना है? अब बात ये थी कि लू चिंगजू ने 2 मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर रखी थी। एक थी लू फैमिली की डिफेंसिव सीक्रेट आर्ट फ्लोटिंग शैडो और दूसरी थी ऑफेंसिव जेड फिंगर। अगर वो इनमें से कोई भी टेक्निक यूज कर पाती तो वो यही के इस ऑनस्लॉट से निकल सकती थी।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही को इस बात की जानकारी थी और वो उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था इन टेक्निक्स को एक्टिवेट करने का। और जैसे हालात दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी और अरीना से गिरकर एविक्शन के जरिए हार जाएगी। इसलिए लू चिंगजू के चेहरे पर तो कूल और प्रिटी एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एंग्जाइटी से पसीने पसीने हो रही थी। अब कोने में धकेली जा चुकी लू चिंगजू के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा। यही को तुरंत एक अचानक सा बदलाव महसूस हुआ जब लू चिंगजू ने अपनी अवेकन ब्लड लाइन नेदरबर्ड एक्टिवेट कर दी। उसी पल जब यही लू चिंगजू को पंच करने ही वाला था, उसने तुरंत अपना फिस्ट पीछे खींच लिया और पीछे हट गया। इसका कारण था वो डार्क पर्पल स्पार्क्स जो लू चिंगजू के शरीर से निकल रहे थे। एक तेज और तीखी चिड़िया जैसी चीख के साथ उसने देखा कि लू चिंगजू आसमान में उड़ती जा रही थी और यही के शरीर में बहता डिमोरा का ब्लड उबलने लगा, जैसे किसी हाई लेवल लाइफ फॉर्म की प्रोवोकेशन को महसूस कर रहा हो। जबकि लू की अमिथिस्ट जैसी आंखें सीधा नीचे अरीना में खड़े यही को घूर रही थीं और हवा में अचानक दोनों की फाइटिंग स्पिरिट टकराने लगी। होस्ट ने जोर से और उत्साह में घोषणा की कि हालांकि लू चिंगजू अभी अपनी ब्लड लाइन की ट्रू फॉर्म को पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाई है, लेकिन वो अपनी ब्लड लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन नेदरबर्ड के पंख विकसित करने में सफल हो चुकी है। अपनी ब्लड लाइन एवेकनिंग के बाद लू चिंगजू ने अपनी स्लिम जेड फिंगर आगे बढ़ाई और जैसे ही उसने यही की तरफ इशारा किया, उसकी उंगलियों के सिरों पर एक ट्रांसपेरेंट जेड रंग उभरने लगा। एक ठंडी आवाज में लू चिंगजू ने चेतावनी दी, संभल कर रहना यही, इस जागृत रूप में मैं अपनी ताकत को नियंत्रण नहीं कर सकती। ओ रियली? नीचे से यही ने उत्साहित होकर जवाब दिया, मैं खुश हूं कि तुमने ये कहा, क्योंकि अब तक मैंने तो सिर्फ 50% स्ट्रेंथ ही यूज की है। लगता है अब मैं भी पूरी ताकत से लड़ सकता हूं, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। एक जोरदार हवा के झोंके के साथ जो पूरे अरीना में फैल गई, लू चिंगजू अचानक बिजली की तरह यही के पीछे प्रकट हो गई। यही को तो उसकी प्रेजेंस समझ में आने से पहले ही एक हल्की सुंदर सी खुशबू महसूस हुई। लू चिंगजू ने अपनी मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट जेड फिंगर एक्टिवेट कर दी, जबकि यही ने तुरंत पलटकर अपनी एटॉमिक ब्लास्ट फिस्ट एक्टिवेट कर दी। उसकी मुट्ठी पर क्रिस्टल ब्लू लाइट चमक रही थी। ये वही स्किल थी जिसमें यही ने डिमोरा की एटॉमिक रिएक्शन एबिलिटी को मार्शल आर्ट्स के साथ कंबाइन किया था। एक तरफ थी एलिगेंट जेड फिंगर टिप्स और दूसरी तरफ था फेरोशियस ब्लू मैजिक फिस्ट। जैसे ही दोनों टकराए, जबरदस्त एनर्जी रिएक्शन हुआ और फिर हुआ एक विशाल एक्सप्लोजन, रोशनी और गर्मी से भरा हुआ। ऑडियंस उस तेज इम्पैक्ट और जबरदस्त हवा के झोंके से कुछ पल के लिए अंधी सी हो गई, जबकि अरीना में दोनों को एक साथ टर्बुलेंट हवा के झोंके ने दूर उड़ा दिया था। लू चिंगजू के डार्क पर्पल विंग्स फड़फड़ाए और विंड एलिमेंट्स अपने आप इकट्ठे हो गए, जिससे वो हवा के झटके का असर बेअसर कर सकी। लू चिंगजू ने इसी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए स्मोक और डस्ट को चीरते हुए सीधा यही की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अचानक एक फेटल थ्रेट महसूस हुआ। हैरान और शॉक्ड होकर उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि अरीना के दूसरी ओर यही की पीठ पर अचानक एक प्रोट्रूडिंग वर्टिब्रे उभरी जो तुरंत एक एक करके चमकने लगी। एक डैज़लिंग सीक्वेंस में पहले की तरह ये न्यूक्लियर रेडिएशन अनकंट्रोल्ड होकर चारों तरफ फैल नहीं रही थी, बल्कि ये एनर्जी पूरी तरह कंट्रोल्ड थी और तेजी से यही के मुंह में इकट्ठा हो रही थी, जिसे देख लू चिंगजू एक पल के लिए पूरी तरह फ्रीज हो गई। जैसे ही उसने वो विशाल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की जो सीधा उसी की ओर टारगेटेड थी। ये बहुत बुरा था और बात को और भी बिगाड़ने वाली बात यह थी कि इस आने वाले अटैक को पूरी तरह डॉज करना नामुमकिन था और ऐसा लग रहा था कि यही के चारों ओर का रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उसके पास जाना भी मुमकिन नहीं था। स्टेडियम के एयर स्पेस को छोड़ना भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अरीना से बाहर जाना माना जाता। ऑडियंस ये सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी होस्ट ने उत्साह में अनाउंस किया कि लगता है यही का मैजिकल बीस्ट फॉर्म अब एनर्जी गैदर कर रहा है और उसके पीछे की प्रोट्रूडिंग स्पाइन ही वो जगह लग रही थी जहां से ये भयानक स्टोर्ड पावर जनरेट होकर उसके मुंह की तरफ ट्रांसमिट हो रही है। यही की पीठ पर मौजूद सभी वर्टिब्रे आखिरकार एक साथ नीली रोशनी में चमक उठे और उसके खुले हुए मुंह से ब्लू एटॉमिक लाइट निकल रही थी। एक ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके गले में बन रही थी। ये असीमित न्यूक्लियर एनर्जी बीम डिमोरस एटॉमिक ब्रेथ थी
और फिर एक डैज़लिंग ब्लू पार्टिकल बीम यही के मुंह से बाहर निकली, एक खौफनाक न्यूक्लियर एनर्जी की लहर जिसने देखते ही देखते उसकी ओपोनेंट लू चिंगजू को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वो पहले से ही उस न्यूक्लियर अटैक की फैटल थ्रेट को महसूस कर रही थी, फिर भी लू चिंगजू ने उसे पूरी तरह झेलने का फैसला किया, या यूं कहें कि उसने एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। इसीलिए उसने बिना हिचक अपने विंग्स को मोड़ा, खुद को कसकर लपेटा और अपनी लेटेंट एबिलिटी अवेकनिंग को एक्टिवेट कर दिया। अचानक नेदरबर्ड की ब्लड पावर उस जीवन मरण के पल में लू चिंगजू द्वारा उत्तेजित हो गई। असंख्य डार्क पर्पल फेदर्स क्रिस्टल की तरह चमकने और रोशनी को रिफ्लेक्ट करने लगे। यह था नेदरबर्ड्स फेदर डिफ्लेक्शन। ब्लू पार्टिकल बीम जब इन डार्क पर्पल फेदर्स से टकराया तो जैसे किसी मिरर से टकराकर रिफ्रैक्ट हो गया। वो थे कंडेंस्ड बीम उन फेदर्स से टूटकर कई छोटे छोटे लाइट रेस में बट गया और हर दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया। वो लाइट बीम्स लू चिंगजू द्वारा बनाए गए डार्क बैडमिंटन के चारों ओर सेंटर होकर बाहर की दिशा में निकल चुके थे और अरीना से बाहर तक पहुंच चुके थे। एग्जामिनर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑडियंस ने जैसे ही ये देखा तो डर के मारे उनकी रूह कांप उठी। उन्हें अपनी मौत सामने दिखने लगी, क्योंकि उन रिफ्लेक्टेड बीम से बचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन सौभाग्यवश उसी पल में पूरे अरीना को एक गोल्डन मार्शल एनर्जी ने घेर लिया और वो सभी बीम्स जो अरीना से बाहर निकल रही थीं, जैसे ही इस गोल्डन मार्शल एनर्जी से टकराईं उसी पल गायब हो गईं, जैसे वो एनर्जी उन्हें निकल गई हो। ये अद्भुत पावर एक्ट जिसने उन काउंटलेस बीम्स को न्यूट्रलाइज किया, वो था अनसिटी के मेयर हुआंग का। ऑडियंस और एग्जामिनर्स उनका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन मेयर ने उन्हें एक कड़ी नज़र से देखा और इशारे में मना कर दिया। उन्होंने सबको बोला, ध्यान से देखो, एनसिटी के इतिहास का सबसे ताकतवर चैंपियन आज पैदा होने वाला है। होस्ट ने भी उत्साह से ऑडियंस को अनाउंस किया कि वो लोग कितने लकी हैं कि उन्हें मेयर हुआन की सुरक्षा मिल रही है और उनकी मौजूदगी में ऐसा कोई खतरा दोबारा नहीं होगा जैसा अभी हुआ। खैर, लगभग 15 सेकंड के बाद एटॉमिक ब्रेथ आखिरकार खत्म हुआ। अब लू चिंगजू की पीठ से मोटा धुआं निकल रहा था, जैसे कोई स्टीम इंजन हो, जो अब थोड़ी घायल और थकी हुई लग रही थी। लू चिंगजू ने ताज़ा खून का एक घूंट थूका। उसके दोनों डार्क पर्पल विंग्स, जो एटॉमिक ब्रेथ को रिफ्लेक्ट करने में पूरी ताकत से इस्तेमाल हुए थे, पिघल चुके थे। अगर उसने वक्त रहते वैनिटी एंड शैडो का इस्तेमाल नहीं किया होता, जिससे बची हुई एनर्जी को इधर उधर बिखेर सके, तो शायद वो यही का ये हमला सह नहीं पाती। दुर्भाग्य से नेदरबर्ड के ट्रू फॉर्म की ब्लड लाइन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अभी तक इसकी कोर एट्रीब्यूट एबिलिटीज को अनलॉक नहीं कर पाई थी। अगर ऐसा होता तो अभी एनर्जी बीम का सामना करना इतना मुश्किल नहीं होता। देखा जाए तो लू चिंगजू के जन्म के बाद से ही लू फैमिली ने उस पर बड़ी उम्मीदें रखी थीं। अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ के तले लू चिंगजू को एक के बाद एक बैटल में हिस्सा लेकर अपनी पहचान बनानी पड़ी, लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के रूप में। भले ही बाहर की दुनिया में लोग उसकी जीनियस और स्ट्रेंथ की तारीफ करते रहते थे, लेकिन लू चिंगजू को इन टाइटल्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो लड़ क्यों रही है, या क्या वो सच में लड़ना चाहती भी है। उसे लगता था कि दूसरों से खुद की तुलना करना बेकार है। वो तो बस अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए चुपचाप आगे बढ़ती रही। हमेशा एक ठंडी, दूर दूर से दिखने वाली लड़की की इमेज बन गई थी उसकी, जैसे वो किसी से घुलती मिलती नहीं है। लेकिन असल में वो सिर्फ सोशली एंग्शियस थी। उसका कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस बिहेवियर बस उसके सोशल फोबिया से लड़ने की एक सेल्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। खैर, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से वो अब थक चुकी थी और मौजूदा बैटल की हालत देखकर शायद यही इसका आखिरी पड़ाव था। अगर वो सही से अपने कार्ड्स खेलती तो शायद सबको यही लगता कि ये उसकी हार है और कोई शक भी नहीं करता। आखिर इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने हारना तो नॉर्मल बात है ना। लू चिंगजू ने ये सोचा और खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि अब हार मानने का नाटक करना है। कुछ और मूव्स के बाद वो यही के सामने आई और उसके चेस्ट पर हल्का सा पाम स्ट्राइक किया। अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी कि यही अब उसे हरा दे जल्दी से। उसे यकीन था कि यही उसकी इस कमज़ोर कोशिश को पकड़ लेगा, क्योंकि वो इतना समझदार था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने उसका पाम स्ट्राइक सीधा झेल लिया, जिससे लू चिंगजू की बड़ी और खूबसूरत आंखें कन्फ्यूजन से भर गईं। उसे समझ नहीं आया कि यही ने डॉज क्यों नहीं किया, बल्कि उसने बस नज़रें नीची की और ठंडी नज़रों से उसे देखता रहा। फिर यही ने शांत लहजे में कहा, क्लासमेट लू चिंगजू,
तुम्हारे अंदर लड़ने का जज्बा क्यों नहीं है? शुरू से ही मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम कहीं खोई हुई सी हो। लू चिंगजू ये सुनकर चौंक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यही उसकी हार मानने की सटल कोशिश को रिजेक्ट कर देगा। यही ने आगे कहा। उसका लहजा और भी सख्त हो गया। लू चिंगजू, क्या तुमने कभी मुझे ध्यान से देखा भी है? क्योंकि अगर तुमने एक बार भी मेरी आंखों में देखा होता तो समझ जाती कि मैं इस टाइटल को ईमानदारी से जीतना चाहता था, पूरी तरह से अपने दम पर। और तभी अचानक यही ने मार्शल एनर्जी से भरी अपनी मुट्ठी को नीचे की ओर घुमाया। उसके मुक्के से निकलती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। लू चिंगजू ने घबराहट में अपने हाथों से अपना चेहरा कवर किया और एयर फ्लो को मोबिलाइज करने की कोशिश की ताकि यही का पंच ब्लॉक हो सके। लेकिन उस पल में उसके मोबिलाइज किए गए सारे एयर फ्लो को यही ने चीर डाला। यही ने उसके पहले के हार मानने वाले मूव को सीधा कॉल आउट कर दिया और उसे साफ चेतावनी दी, अगर अपना चेहरा प्यारा है तो अब सीरियसली लड़ना शुरू कर दो। लेकिन बात सिर्फ एक पंच तक सीमित नहीं रही। यही ने झपट कर लू चिंगजू पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर लगातार पंचेस बरसाने लगा, जैसे वो उसे जबरदस्ती सीरियस होने पर मजबूर कर रहा हो। लू चिंगजू ने अपने चेहरे को अपनी बाहों से ढक लिया था। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया था। उसे लगा जैसे उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। उसे याद आया कि बचपन से लेकर आज तक उसे कभी इस तरह किसी ने नहीं मारा था और आज लाखों लोगों के सामने वो जमीन पर गिर चुकी थी और उस पर घूंसे लगातार बरस रहे थे। उसने तो क्लियरली उसे जीतने देना चाहा था, तो फिर यही क्यों उसे प्रोवोक कर रहा था? क्यों उसे मजबूर कर रहा था कि वो पूरी ताकत से लड़े? पर देखो, हर किसी की एक लिमिट होती है। लू चिंगजू ने पूरी कोशिश की थी खुद पर काबू रखने की, लेकिन जब उसके चेहरे पर बार बार घूंसे पड़े तो उसका सब्र टूट गया। वो एक जलते हुए फिनिक्स की तरह गरजी, तू लड़की के चेहरे पर हाथ कैसे उठा सकता है साले? अब उसकी आंखें लाल हो गईं और एक जबरदस्त मार्शल एनर्जी का ब्लास्ट हुआ जिसने यही को कई कदम पीछे धकेल दिया। सीन जब यही की तरफ शिफ्ट हुआ तो वो मुस्कुरा रहा था, बहुत संतुष्ट दिख रहा था। अब बात बनी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अगर लुओ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को चेहरा प्यारा है तो अब सच में लड़ना शुरू कर दे। यही की आंखों में अब जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट थी। एक मॉन्स्टर का राजा होने के नाते उसकी फितरत ही थी दूसरों पर हावी होना। लू चिंगजू की लाल आंखों से निकलती आग उसके अंदर एक्टिवेट हो चुकी थी। लू फैमिली की फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स टेक्निक, ब्लड इग्निशन। इस टेक्निक से एक शॉर्ट पीरियड के लिए खून की प्योरिटी बढ़ाई जा सकती है और पूरे शरीर की पोटेंशियल को स्क्वीज करके एक्सप्लोसिव पावर हासिल की जा सकती है। लेकिन इस टेक्निक के भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब था कि लू चिंगजू अब सच में पूरी ताकत से लड़ने वाली थी। लू चिंगजू अब नेथरबर्ड के ट्रू फॉर्म में प्रवेश कर चुकी थी। वो अब ऊपर से यही को देख रही थी, एकदम रेडियंट, कॉन्फिडेंट और पूरी तरह सीरियस। क्लासमेट यही, उसने कहा, अब मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में तुम्हें हराऊंगी जैसे तुम चाहते थे। उसी पल में लू चिंगजू और यही की लड़ाई अपने असली चरम पर पहुंच गई थी। अब दोनों फाइटर्स पूरी तरह से क्लियर हो चुके थे कि अब ये लड़ाई ऑल आउट होगी। कोई रिस्ट्रेंट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। अब लू चिंगजू के मन से वो सारे बोझ हट चुके थे, चाहे वो उसके परिवार की एक्सपेक्टेशंस हो, लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होने का स्टेटस, या फिर इस साल की सबसे ताकतवर स्टूडेंट माने जाने की उम्मीद। अब उसका एक ही फोकस था, यही को हराना। दूसरी तरफ यही अब खुश था क्योंकि उसने आखिरकार लू चिंगजू को सीरियसली लड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब जब उसकी ओपोनेंट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में थी तो उसे लग रहा था कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो अब वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अचानक यही की मार्शल एनर्जी उसकी एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल गई। चारों ओर नीली आग और बिजली की चिंगारियां फूटने लगीं। कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर पर भयानक एनर्जी वाले स्केल्स उभर आए, एक ऐसी रेडियो एक्टिव एनर्जी से लैस जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मौत के बराबर थी। ये था यही का फिजिकल स्किल कॉम्बो, डिमोरा की टेम्पलेट और उसकी अपनी हार्ड चिगोंग से बना न्यूक्लियर लाइट कॉम्बैट बॉडी। और फिर एक जबरदस्त बूम के साथ उसके पैरों के नीचे की एनर्जी ने उसे मिसाइल की तरह आकाश में उड़ा दिया। ये एक्सप्लोजन इतनी जोरदार थी कि पूरा मैदान हिल गया और यही सीधे लू चिंगजू की ओर फुल स्पीड में लॉन्च हो गया। लेकिन ये सडन पावर बर्स्ट देखकर भी लू चिंगजू एकदम शांत रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर उसने अपने डार्क पर्पल विंग्स को फड़फड़ाया जिससे चारों ओर की हवा एक जगह इकट्ठा होकर एक भयंकर तूफान में बदल गई।
ये था टेयरिंग हरिकेन, एक ऐसा तूफान जो नेदरवर्ल्ड की एनर्जी से बना होता है, जो किसी भी तरह की एनर्जी को डिवावर कर सकता है, चाहे वो फायर हो, आइस हो या एटॉमिक पावर। टेयरिंग हरिकेन ने पूरा एरिना अपनी चपेट में ले लिया और उसकी बेस भी टुकड़ों में बिखर गई। पर यही जरा भी नहीं डरा, उसने बिना हिचके उस भयंकर तूफान में सीधे टॉर्पीडो की तरह छलांग लगा दी। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए समझो, किसी मार्शल आर्टिस्ट का टेयरिंग हरिकेन में कूदना मतलब सीधा सुसाइड, लेकिन यही ने जैसे मौत को ठेंगा दिखा दिया। तूफान के अंदर घुसते ही उसने अपनी सबसे घातक टेक्निक एक्टिवेट की, एटॉमिक फिस्ट, और जैसे ही उसका पंच हवा से टकराया, एक भीषण नीली एनर्जी एक्सप्लोजन हुई जिसने तूफान को चीर डाला। वो धमाका धूल और धुएं को चीरता हुआ लुचिंगजू की ओर अनस्टॉपेबल स्पीड से बढ़ गया। लुचिंगजू ने जैसे ही देखा कि यही पूरे पावर के साथ उसकी तरफ आ रहा है, उसने भी अपने अंदर की नेदरवर्ल्ड ब्लड लाइन की एक्सप्लोसिव ताकत को जगाया और एक्टिवेट किया क्राई ऑफ द नेदरबर्ड। उसके चेहरे पर जो अजीब से पैटर्न्स थे वो तुरंत लाल और जामुनी रंग में चलने लगे, एकदम किसी चलती हुई लोहे की छाप जैसे। लुचिंगजू ने उस दर्द को सहते हुए अपना मुंह खोला और यही की तरफ देखा, और तभी एक जोरदार साउंड वेव हवा में गूंज उठी, इतनी जबरदस्त कि उसने हवा को डिस्टॉर्ट कर दिया। यही की फिगर इन सोनिक वेव्स में पूरी तरह से डूब गई और उसके शरीर की एटॉमिक एनर्जी एक जलती हुई लौ की तरह फ्लिकर करने लगी। अब बात यह है कि अगर यही का लेजेंडरी डिमोरा ब्लड लाइन इतना हाई लेवल का ना होता तो इस नेदरबर्ड की साउंड ऑरा से उसके इंटरनल ऑर्गन्स सीधा फट चुके होते, यानी सीधा मौत। लेकिन यही मुस्कराया जैसे उसे मजा आ रहा हो। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही चिल्ला सकती हो, उसने कहा, और उसकी आंखों में ब्लू एटॉमिक ग्लो चमकने लगी। फिर उसने भी अपना मुंह खोला। उसकी रीढ़ की हड्डियों पर एक के बाद एक एटॉमिक एनर्जी ग्लो करने लगी, और जैसे ही एनर्जी वायलेंटली रिएक्ट हुई, एक डरावना ऑरा पूरे स्टेडियम में फैल गया। ये सीक्वेंस सबको पता था, डिमोरास एटॉमिक ब्रेथ, लेकिन इस बार ये था मैक्सिमम पावर आउटपुट पर। लुचिंगजू ने भी ये देखा, प्रेशर तो जरूर हुई, लेकिन पहले जैसी ओवरवेल्म्ड नहीं थी। उसकी आंखों में इस बार दृढ़ निश्चय था। उसे ये मूव पहले से पता थी, इसलिए उसने ना तो पीछे हटना चुना और ना ही स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इस्तेमाल की, बल्कि उसने फैसला किया डिफेंस ना कर एक ब्रूटल ऑफेंस का। उसने अपने मिडल और इंडेक्स फिंगर को अपनी माथे पर रखा और उन उंगलियों की टिप पर जेड कलर की तेज चमक दिखने लगी। ये साफ था अब लुचिंगजू इस फाइट को सीधा हेड ऑन ले रही थी। उसी पल एक धधकती नीली एटॉमिक लाइट बीम बादलों को चीरते हुए लुचिंगजू की तरफ आ रही थी। दूसरी तरफ लुचिंगजू ने भी अब कोई डिफेंस नहीं चुना, बल्कि अपने सबसे ताकतवर ऑफेंसिव मूव का सहारा लिया, जेड फिंगर का, जिसमें मिला दिया नेदरबर्ड की ब्लड लाइन की पावर, नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न, जिससे उसकी जेड रंग की उंगलियों पर जामुनी लाल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इकट्ठा हो गई और उसने सीधा उस एटॉमिक ब्रेथ की लाइट कॉलम की तरफ पॉइंट कर दिया। आखिरी टकराव शुरू हो चुका था। अब या तो एटॉमिक ब्रेथ जीतेगा या फिर नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न। दोनों की डिस्ट्रक्टिव अटैक्स एक दूसरे की तरफ इतनी रफ्तार से बढ़ रही थीं कि सीधा टकराव अब तय था। लेकिन उसी वक्त अरीना के बाहर सभी लोग सांस रोक कर देखने लगे। होस्ट ने एक्साइटेड होकर अनाउंस किया, ये टक्कर अब उन दोनों वॉरियर्स के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। मेयर को इसकी सीरियसनेस तुरंत समझ आ गई और उन्होंने अपनी तरफ से अरीना की बैरियर को मैक्सिमम मार्शल एनर्जी से रीइंफोर्स कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेयर बहुत नाखुश दिख रहा था, खास तौर पर लुचिंगजू की इस स्ट्रैटेजी से, जिसमें उसने एटॉमिक ब्रेथ को भी ऑफेंसिव मूव से काउंटर करने की कोशिश की। मेयर की नज़र में चाहे यही को कुछ हो या लुचिंगजू को, इनमें से किसी भी जीनियस को चोट पहुंचना पूरे एन सिटी और शिया किंगडम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता। इसलिए उसने डिसाइड किया वो मैच को रोकेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर करेगा कि ये दोनों फाइटर्स कोलैटरल डैमेज का शिकार ना बने। वो एक्टिवेट करता है अपनी जेनेटिक अर्थ मैजिक, डिवाइन लेलाइन वॉल। जमीन कांप उठी और एक ही पल में 3 भारी भरकम पत्थर की दीवारें मेयर की मार्शल एनर्जी से ब्लेस होकर ऊपर उठ गईं। एटॉमिक ब्रेथ और नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न के बीच में एक डिफेंसिव वॉल बनाते हुए, लेकिन अगले ही मोमेंट वो दीवारें टूट गईं और पूरे मैदान में एक डैज़लिंग कलरफुल एक्सप्लोजन फैल गई। जैसे ही एनर्जी ब्लास्ट ने सब कुछ निगल लिया, एग्जामिनर द्वारा बनाई गई मार्शल एनर्जी की शील्ड्स भी उस इम्पैक्ट के आगे क्रम्बल होने लगी। पूरे स्टेडियम में धूल और धुआं भर गया। कुछ सेकंड के लिए कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। ऑडियंस को अब समझ आया, अगर मेयर बीच में ना आता तो शायद पूरा स्टेडियम ही इस एनर्जी क्लैश का
शिकार बन जाता। अब बात मेयर की करें तो वो सिर्फ धुएं से भरे हुए अरीना को एक सीरियस और भारी चेहरे के साथ देखता रहा। हालांकि उसने समय रहते डिवाइन लेलाइन वॉल्स तो बना दी थी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो वॉल्स कमज़ोर रह गई, जिसे वो तीनों दीवारें दोनों साइड्स की टक्कर से टूट गई और यही की एटॉमिक ब्रेथ और लू चिंगजू की नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न आपस में टकरा गईं। मेयर को अंदाजा था अगर इन दो में से किसी को कुछ हो गया तो पब्लिक का गुस्सा इतना ज़्यादा होगा कि उसे मेयर की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि शिया किंगडम में मार्शल आर्ट्स जीनियस किसी टॉप सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। अब वापस आते हैं अरीना में, जहां धुएं और राख के बीच से एक पतला सा हाथ सामने आता है। उससे लगातार ताज़ा खून टपक रहा है। ये हाथ किसका है? लू चिंगजू का, जिसका पूरा लेफ्ट आर्म जलकर बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो ज़मीन पर क्राउच की हुई है, उसके विंग्स भी जलकर ख़त्म हो चुके हैं। उसकी मैजिकल बीस्ट ट्रू फॉर्म की मार्शल पावर पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, यानी अब फिलहाल के लिए वो दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी लू चिंगजू हार मानने को तैयार नहीं थी। वो फिर से उठने की कोशिश करती है, अपने आप को जोर लगाकर उठाने की कोशिश, और तभी धुएं और राख से एक फिगर बाहर निकलता है जो उसके सामने खड़ा हो गया, उसकी झुकी हुई हालत पर साया बनते हुए। अगर तुमने अपने अंदर की न्यूक्लियर रेडिएशन को जल्द नहीं निकाला तो फ्यूचर में तुम पूरी तरह क्रिपल्ड हो सकती हो। लू चिंगजू कुछ पल के लिए चुप रही। उसे अभी भी याद था उसका अटैक तो साफ तौर पर यही को लगा था, तो फिर वो कैसे इतनी आसानी से बच गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तुमने मुझे इतनी सीरियस लड़ाई करने पर मजबूर क्यों किया? मैं तो वैसे भी इतना लड़ना नहीं चाहती थी। यही नीचे झुकर उसकी आंखों में सीधा देखने लगा। तुम सच में मुझसे नहीं लड़ना चाहती थी, या फिर ये बस जिद थी कि तुम्हें अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट माननी नहीं थी? तुम अभी भी जीतना चाहती थी, मैं साफ महसूस कर सकता था। लू चिंगजू उसके इन शब्दों पर चुप हो गई, पर जब उसने खुद के मूव्स और इमोशंस को याद किया, उसे भी समझ आया कि वो सच कह रहा था। वो सच में उसे हराना चाहती थी, इसीलिए तो उसने सारी डिफेंस छोड़कर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ किया था। लेकिन फिर उसने सोचा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था? वो जो लड़ाई से नफरत करती थी, जो जल्दी हार जाना चाहती थी, वो उस वक्त पूरी जान लगाकर खुद के लिए लड़ रही थी, किसी और के लिए नहीं। उसके इस सोच के बीच ही यही ने अचानक उसका कंधा छू लिया। इस अनएक्सपेक्टेड टच से लू चिंगजू एकदम चेरी टोमेटो की तरह लाल हो गई। फिर उसने उसे बताया कि वो आखिर हारी क्यों। तुम्हारे अंदर लड़ाई के वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स थी, और पावरफुल ओपोनेंट्स के खिलाफ ये हमेशा हार की वजह बनती है। इसके बाद यही ने उसकी बॉडी से सारी न्यूक्लियर रेडिएशन अब्सॉर्ब कर ली और खड़ा हो गया। लू चिंगजू अब अपने हील हो चुके हाथ को कंफ्यूजन में देख रही थी, जबकि यही ने जाते जाते कैजुअली कहा, तुम अब तक की मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट रही हो, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर किस्मत ने फिर मिलाया तो शुरू से ही अपना सब कुछ लगा देना, ताकि हमारी लड़ाई पूरी तरह प्योर हो। ये बात सुनकर उसकी ब्लश और भी डीप हो गई। उसी मोमेंट में लू चिंगजू ने यही को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखा।